हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़। आज का लेक्चर थोड़ा बाकी लेक्चर से डिफरेंट है। आज मैं आपके सामने कुछ लेट मी से सीधे आपको फैक्ट्स प्रेजेंट करूंगा विदाउट रिगरसली, जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकली डिराइव करके उस चीज़ को पहले डिराइव करना और फिर उसका एनालिसिस तब करना। ओके, मैं जस्ट कुछ चीज़ें आपको प्रेजेंट करूंगा, समथिंग कॉल्ड स्कैटरिंग लेंथ एंड इफेक्टिव रेंज। ओके, ये चीज़ें आप बेटर प्रॉब्ली जो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स होता है वहाँ पे जब आप कुछ एनपी स्कैटरिंग और से जब आप ब्राइट विग्नर फार्मूला जो होता है न्यूक्लियर डिकेज़ के लिए, कंपाउंड न्यूक्लियस या कोई और सिस्टम अलग अलग चैनल्स में किस तरह से डिके करता है, वहाँ पे से आपको चीज़ें पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा बेटर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, तो अदरवाइज़ ये जैसे हमने पीछे चाहे बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन किया या मेथड ऑफ पार्शियल वेव एनालिसिस, हमने रिगरस मैथमेटिक्स करके अपने रिजल्ट्स को डिराइव किया है। ओके, हमने कहीं भी कोई रिजल्ट सीधे कोट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इस लेक्चर में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में मेरी अप्रोच जो है स्लाइटली डिफरेंट होगी। ओके, हम बेसिकली लो एनर्जी स्कैटरिंग पे ही कंसंट्रेट करेंगे। लो एनर्जी स्कैटरिंग का मतलब है के वेरी वेरी लेस देन 1। ए जो है हमारे पोटेंशियल की रेंज है, और रेंज को भी मैं टिपिकल रेंज कह रहा हूँ क्योंकि हम एग्जांपल तो हमेशा स्क्वायर वेल पोटेंशियल का लेंगे, पर हो सकता है हमारा पोटेंशियल ऐसा ना हो एब्रप्टली कि एक पॉइंट के बाद स्पेसिफिकली वो पोटेंशियल जीरो हो जा रहा है। ओके, तो फिर उसके लिए रेंज किस तरह से डिफाइन करते हैं, बट थिंक ऑफ इट एज क्वालिटेटिवली एक टिपिकल रेंज की तो आप बात कर ही सकते हैं। ओके, और वो रेंज एक्चुअली मैथमेटिकल सेंस में मान लें रेंज वो पॉइंट है जिसके बाहर पोटेंशियल जीरो है, तो फिर आप इनसाइड रीजन में पोटेंशियल प्रेजेंट है, वी की को रख के सॉल्व करना है, और आउटसाइड रीजन में वी इक्वल टू जीरो को, सो दिस इज द रेंज। लेकिन लो एनर्जी स्कैटरिंग ये होगा, और ये बात तो हम पहले कर ही चुके हैं कि लो एनर्जी स्कैटरिंग में इन जनरल ही केवल एस वेव स्कैटरिंग ही डोमिनेट करती है। ओके, और आज हम केवल लो एनर्जी नहीं, जिसे हम कहते हैं जीरो एनर्जी लिमिट, के टेंडिंग टू जीरो, उस लिमिट तक भी जाएंगे, और उस लिमिट में भी जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। ओके, दिस रेडियल इक्वेशन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल, ओके, पोटेंशियल की प्रेजेंस में ये है, या उसको आप यू की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो डिस्कशन ज़्यादा आसान होता है। ओके, यू वेरिएबल के टर्म में, लेकिन यू के साथ ये कंडीशन आप ध्यान रखें, एट द ओरिजिन दिस फंक्शन हैज़ टू वैनिश। ओके, वो जो ओरिजिन पे वेल बिहेव्ड होने के कारण दिस यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल मस्ट बी जीरो। स्पेसिफिकली अगर आप एस वेव की बात करें तो एल इक्वल टू जीरो के लिए दिस इक्वेशन लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे मैंने कैपिटल यू इंट्रोड्यूस किया, दिस इज स्मॉल यू, ये वेव फंक्शन के लिए कैपिटल यू 2mv बाई एच क्रॉस स्क्वायर, जो हम बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन में बार बार यूज़ कर रहे थे, ये कैपिटल यू वो है। ओके, दिस अगर पोटेंशियल नहीं हो अगेन तो ये तो हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन साइन के आर, या जिसको हम साइन रो लिखते हैं। मैथमेटिकली सॉल्यूशन में कॉस रो आर भी हो सकता है, बट कॉस रो आर इज इल बिहेव्ड एट द ओरिजिन। ओके, उसका ओरिजिन पे उसकी वैल्यू 1 होती है, तो उसके कारण डाइवर्जेंस आता है। ओके, रेडियल वेव फंक्शन में डाइवर्जेंस आता है इस वाले में। ओके, सो ये इल बिहेव्ड है। अगर आप न्यूमा फंक्शंस के टर्म्स में सोच रहे हैं तो बेसल्स फंक्शन तो आ गया, जे जीरो रो तो सॉल्यूशन में आ गया, लेकिन जे एन जीरो रो सॉल्यूशन में नहीं आ सकता है। ओके, जो कि माइनस कॉस रो अपॉन रो के बराबर होता है दैट। और इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल, जनरली पोटेंशियल की प्रेजेंस में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और पोटेंशियल कांस्टेंट और वो सारी कंडीशंस के हिसाब से, और वैसे भी हम कहते हैं स्कैटरिंग में जो ओवरऑल वो है द इफेक्ट ऑफ द पोटेंशियल वो फेज शिफ्ट कॉज करता है। एसिम्प्टोटिक रीजन में तो सॉल्यूशन इस तरीके का, लेकिन यहाँ मैंने एक्जैक्टली इक्वल टू करके लिख दिया, क्यू आर जो है या यू जीरो आर जो है वो इस नेचर का। ओके, आर लिखो या के आर का फंक्शन, ओके, दिस के आर प्लस डेल जीरो, इसके मुकाबले उसमें एक फेज शिफ्ट आ गया। एस वेव की बात कर रहे हैं तो डेल्टा जीरो उसमें फेज शिफ्ट आ गया। ओके, दिस इसको आपको ऐसा सोच लीजिए, ये आउटसाइड रीजन में बहुत दूर जाके जो सॉल्यूशन का नेचर है वो ये होने वाला है। फेज शिफ्ट कॉज तो पोटेंशियल करता है, लेकिन उसके बाद वो फेज शिफ्ट आपका रिफ्लेक्ट कहाँ होता है, वो आउटसाइड रीजन में एसिम्प्टोटिकली डिटेक्टर की लोकेशन पे आपका ये पता लगता है कि हाँ इतना फेज शिफ्ट उसकी वेव में आया। ओके, अब हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, समथिंग कॉल्ड द स्कैटरिंग लेंथ। ओके, इसको ऐसे सोचिए, ये किसी स्कैटरिंग पोटेंशियल को कैरेक्टराइज करने का एक पैरामीटर है। ओके, अलग अलग स्कैटरिंग पोटेंशियल्स, माना हम केवल वेल शेप्ड पोटेंशियल्स की बात करेंगे तो वेल शेप्ड पोटेंशियल्स भी, और अगर वो फाइनाइट रेंज के भी हैं और सबकी लगभग डेप्थ भी बराबर है, पर उनकी एक्चुअल शेप काफ़ी अलग अलग हो सकती है। जैसे ये स्क्वायर वाली, ये तो हमारा प्रोटोटाइप है, एक ऐसा पोटेंशियल भी हो सकता है समथिंग लाइक दिस, उसके बाद ये जीरो हो रहा है, या समथिंग ए बिट मोर डिफरेंट समथिंग लाइक दिस, या और आप कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ले सकते हैं, यहाँ समथिंग लाइक दिस और सम दिस। लेकिन इन सारे पोटेंशियल्स के इंडिविजुअल फीचर्स और इनसे स्कैटरिंग के इंडिविजुअल फीचर्स के एनालिसिस करने में वैसे भी रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जब आप बहुत ग्रॉसली उसको वो कर रहे हैं। एटलीस्ट फर्स्ट साइड पे अगर आप देखें तो इन सबसे लगभग स्कैटरिंग के रिजल्ट्स आपको सेम मिलेंगे। तो इन वेल्स को अलग अलग डिस्क्राइब करने के बजाय, इनसे होने वाली स्कैटरिंग को अलग अलग डिस्क्राइब करने के बजाय, हम
उस स्कैटरिंग के लिए कुछ पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करेंगे और बेसिकली हम 2 पैरामीटर्स की बात करेंगे, स्कैटरिंग लेंथ और इफेक्टिव रेंज, और उसके टर्म में ही हम लो एनर्जी स्कैटरिंग को बेसिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ कि एक्चुअल वो पोटेंशियल की शेप क्या है। ओके दिस तो पहला जो पैरामीटर है जिसे हम स्कैटरिंग लेंथ कहते हैं, कैपिटल एल से मैं डिनोट करूँगा। ओके अलग अलग बुक्स में नोटेशन में बड़ा केयरफुल रहे हैं आप, कुछ बुक्स इसे ए यूज़ करते हैं या ए नॉट, लेकिन ए हम अपनी रेंज के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके तो इसलिए मैं इसे एल सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन में ये दे सकता हूँ, इसे आप मैथमेटिकल डेफिनेशन सोचिए। ओके ये जो हमने एस वेव का जो सॉल्यूशन निकाला यू नॉट, एस वेव के लिए यू नॉट, ये जिस लेंथ पे जाके जीरो हो जाता है, ओरिजिन से जिस डिस्टेंस पे जाके पहली बार ये जीरो होता है, हो सकता है उसके बाद भी जीरो रहा हो, लेकिन पहली बार ओरिजिन से जिस डिस्टेंस पे जाके ये जीरो होता है उसी को हम स्कैटरिंग लेंथ कह रहे हैं। दिस सॉल्यूशन एट आर की जिस वैल्यू पे जीरो हो जाता है। ओके अब सॉल्यूशन ये रहा के आर प्लस डेल जीरो एस वेव का, तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करें आर की जगह एल, इट मीन्स ये। तो ये मैथमेटिकल कंडीशन है, अभी हम इसे थोड़ा समझ पाएंगे थोड़ा बेटर कि एक्चुअली ये इसका मीनिंग क्या होता है। ओके थोड़ा बेटर, लेकिन मैथमेटिकली ये कंडीशन भी ट्रू है कि आप स्कैटरिंग लेंथ इस कंडीशन से डिफाइन कर सकते हैं। ओके एस वेव सॉल्यूशन जो है, और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सॉल्यूशन वैसे आउटसाइड रीजन का है, हम इसे इनसाइड से प्लॉट करना शुरू करते हैं, पर आपको इसको ऐसा सोचना चाहिए हमेशा से ये हमारी बाउंड्री है इनसाइड रीजन की। आपने एसिम्प्टोटिकली आपको वो डेल जीरो फेज शिफ्ट वाला सॉल्यूशन ये है, और इसको ये करके आप ओरिजिन तक ला रहे हैं। थिंक ऑफ इट मोर लाइक दिस वे। ओके तो आप साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसे एक्सपैंड करें, साइन डेल जीरो डेलिबरेटली कॉमन लें तो यहाँ आपको एक कॉट डेल जीरो बन जाता है दिस। और क्योंकि हम लो एनर्जी पे स्कैटरिंग कर रहे हैं, ओके के इनफैक्ट के टेंडिंग टू जीरो लिमिट आप सोचें दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स यूजुअली, तो अगर के बहुत स्मॉल है तो के एल अभी अब कितना निकल रहा है हमें ये आइडिया नहीं है, बट के एल भी क्या होगा स्मॉल, और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अगर आप यूज़ करें तो कॉस के एल कैन बी रिप्लेस्ड बाई 1 वाइल साइन के एल कैन बी रिप्लेस्ड बाई के एल। ओके सो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन फॉर के एल। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अभी आप देखेंगे जब इसका हम लेट्स से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर समझने की कोशिश करें, फिगर में समझने की कोशिश करें कि एल क्या स्पेसिफाई करता है, इंटरसेप्ट होता है बेसिकली वो, तो तब हम देखेंगे एल तो कभी कभी बहुत लार्ज भी हो सकता है, इनफैक्ट इन्फिनिटी भी हो सकता है। ओके लेकिन स्टिल स्मॉल एंगल अगर के टेंडिंग टू जीरो है तो के एल इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो कॉस के एल की जगह ये और साइन के एल की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके तो दिस एक्सप्रेशन लुक लाइक दिस, तो यहाँ से दिस फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आपको एक कंडीशन मिली, और यहाँ से आपको एल की एक दूसरी डेफिनेशन आपको मिल रही है, दूसरा एक्सप्रेशन मिल रहा है, एल इज इक्वल टू -10 डेल जीरो ओवर के। बट रिमेंबर ये हमने ऑब्टेन किया के टेंडिंग टू जीरो लिमिट में, के टेंडिंग टू जीरो स्मॉल एनर्जी अप्रॉक्सीमेशन में ही ये सब कुछ वर्क कर रहा है। तो जो प्रॉपर जो मैथमेटिकल डेफिनेशन भी दी जाती है स्कैटरिंग लेंथ की, वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है दिस एक्सप्रेशन, बट ये एक्सप्रेशन भी आपको तब ऑब्टेन करना है व्हेन के इज टेंडिंग टू जीरो। सो माइनस लिमिट के टेंडिंग टू जीरो 1 ओवर के 10 डेल जीरो, और डेल जीरो इज अ फंक्शन ऑफ के। ओके जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है या फेज शिफ्ट है वो एनर्जी का फंक्शन होता है, तो इन द लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, और लिमिट के टेंडिंग टू जीरो को आप एक्सपेरिमेंटल एंड पे हम कहें तो जीरो एनर्जी स्कैटरिंग। अब एक्चुअली जीरो एनर्जी पे स्कैटरिंग नहीं हो सकती है, बट एनर्जी अगर इतनी लो हो से पोटेंशियल आपका जो है वेल शेप्ड है, और पोटेंशियल की डेप्थ के मुकाबले आप बहुत कम एनर्जी पे स्कैटरिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी जो हम एग्जांपल लेंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन को अगर हम एक स्क्वायर वेल से ही पहली बार अप्रॉक्सीमेट करें, वो स्क्वायर वेल नहीं होता है एग्जैक्टली, बट वेल की ओवरऑल शेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो उस वेल की डेप्थ लगभग 35 MeV के आसपास होती है। ओके 35 MeV के ऑर्डर की, माइनस मीन्स डेप्थ। अगर हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं जीरो से थोड़ा ऊपर, जीरो से ऊपर स्कैटरिंग स्टेट्स की एनर्जी पॉजिटिव होगी, पर वो स्कैटरिंग स्टेट्स की एनर्जी अगर फ्यू केवी या फ्यू 100 केवी तक भी हो तो वो तो इस डेप्थ के मुकाबले बहुत कम है। तो वो है सेंस, अगर आप के टेंडिंग टू जीरो वेरी वेरी लो एनर्जी, और आप ग्रेजुअली एक्सपेरिमेंट पहले थोड़ा हायर एनर्जी पे कीजिए, फिर और कम एनर्जी पे, फिर और कम एनर्जी पे, फिर और कम एनर्जी के, तो आप एक्सपेरिमेंटल डेटा का एनालिसिस करके भी देख सकते हैं, अच्छा के टेंडिंग टू जीरो लिमिट में ये कहाँ टेंड कर रहा है। ओके थिंक ऑफ इट दिस वे, एक्चुअली लैब में जीरो एनर्जी पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, बट टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, जैसे जैसे इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी को हम कम करते रहें और तब बिहेवियर चेक करें डेल जीरो का, देन वी कैन कैलकुलेट दिस क्वांटिटी। ओके तो ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेबल क्वांटिटी है, लैब में इसको मेजरमेंट किया जा सकता है। ओके और यहाँ पे भी थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, कुछ बुक्स या कुछ सोर्सेज में वैसे मोस्टली आपको यही डेफिनेशन मिलेगी, कहीं कहीं इसको ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन इस तरह की भी दी जाती है। दो डिफरेंस है, एक tan डेल नॉट की जगह साइन डेल जीरो। अब ये ज़्यादा क्यों ऐसा हो सकता है आप खुद ही देख सकते हैं स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में, क्योंकि अगर स्कैटरिंग स्मॉल एंगल एनर्जी पे हो रही है तो डेल जीरो की वैल्यू यूजुअली लार्ज नहीं होती है। ओके
डेल ज़ीरो अगर वो नहीं हो रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो डेल ज़ीरो यूजुअली स्मॉल होगा। और स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में चाहे डेल साइन डेल ज़ीरो लिखो या टेन डेल ज़ीरो, बोथ आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो एक तो ये, लेकिन उसके अलावा एक प्लस माइनस साइन का भी कहीं कहीं नोट वो होता है। ये ओवरऑल इसमें एक प्लस माइनस साइन की एम्बिग्यूटी हो सकती है। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट इट, बट लेट मी प्रोसीड विद दिस। ओके, अच्छा तो लेकिन इसे इंट्रोड्यूस करने का एडवांटेज क्या है? पहले क्या इसको समझने का एक दूसरा सेंस आप समझिए। ये दोनों मैथमेटिकल डेफिनेशंस हैं, ये स्टार्ट की, और फिर जो स्टैंडर्ड जिस तरह से डिफाइन किया जाता है स्कैटरिंग लेंथ, वैसे ये है। ओके, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये लेंथ, इसकी डायमेंशंस लेंथ की हैं। ओके, वो आप यहीं से भी देख सकते थे वो लेंथ। ओके, बस, लेकिन ये लेंथ क्या स्पेसिफाई करता है, इसमें क्या है इसका रिलेशन एक्सपेरिमेंटल डेटा से या और चीज़ों से? लेट्स ट्राई टू सी दैट। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एक्सप्रेशन ये है। ओके, अगेन ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, ये 1/k² फैक्टर बिकम्स इंटरेस्टिंग इन द जीरो एनर्जी लिमिट। अगर आप नाइवली देखें इस एक्सप्रेशन को तो आप बोलेंगे अरे k टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो ये तो डाइवर्ज कर रहा है, बट जैसे जैसे k टेंड्स टू जीरो होता है ये फैक्टर भी जीरो की ओर ही टेंड होता है, तो फिर आपको एनालिसिस को थोड़ा डीप ले जाना पड़ता है। ओके, जैसे अगर हम बहुत लो एनर्जी पे स्कैटरिंग कर रहे हैं तो केवल एस वेव का कंट्रीब्यूशन आप लें, तो एस वेव के लिए दिस फैक्टर बिकम्स 1 एंड दिस इज साइन स्क्वायर डेल ज़ीरो। ओके, साइन स्क्वायर डेल ज़ीरो को मैं tan की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास यहाँ से tan डेल ज़ीरो का एक्सप्रेशन है, माइनस KL, k टेंडिंग टू जीरो लिमिट में ही वर्क करेगा वो, बट tan डेल ज़ीरो की जगह मैं माइनस KL रख सकता हूँ। तो और हम लो एनर्जी पे तो वर्क कर रहे हैं। ओके, तो साइन स्क्वायर डेल ज़ीरो की जगह tan स्क्वायर ओवर 1 + tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, तो ट्रिग्नोमेट्री से ही दिस। अब tan डेल ज़ीरो की वैल्यू माइनस KL के बराबर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ इस k स्क्वायर से ये न्यूमरेटर में जो यहाँ k आया इसका स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। सो सिग्मा टोटल, द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन या एस वेव स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, कुछ भी आप कहें, लो एनर्जी लिमिट में दोनों एक ही चीज़ होती है। बाकी से कंट्रीब्यूशन अगर नहीं मिल रहा है, और बाकी से नहीं मिलेगा सिवाय अगर रेजोनेंस की स्टेट ना हो। हाँ, अगर रेजोनेंस आता है, जिसकी थोड़ा सी बात मैं बाद में करूँगा। ओके, तो तब तो बाकी वेव्स का कंट्रीब्यूशन भी आ सकता है, पी वेव कंट्रीब्यूशन लार्ज हो सकता है या डी वेव कंट्रीब्यूशन, बट से वो कंडीशन नहीं है। तो वेरी लो एनर्जी में चाहे सिग्मा टोटल लिखूँ चाहे केवल सिग्मा नॉट जिसे हम कहते हैं पार्शियल कंट्रीब्यूशन जो है। ओके, k टेंडिंग टू जीरो लिमिट में इतना हो गया। और अब इस एक्सप्रेशन में अगेन आप k की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये लिमिट अगर आप ले लें तो आपको पता लगता है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो जीरो एनर्जी लिमिट में है दैट इज इक्वल टू 4πL²। ये L की सिग्निफिकेंस को आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये जो L पैरामीटर हमने पिछले स्टेप्स में मैथमेटिकली एक इंट्रोड्यूस किया, उसका एक्सपेरिमेंटल आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं सीधे सीधे। लो एनर्जी पे या जीरो एनर्जी पे जो स्कैटरिंग का टोटल स्कैटरिंग का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो 4πL² के बराबर होता है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंटली आपको L मेज़र करने का तरीका यहाँ से आपको पता लग रहा है। आप लोअर एंड लोअर एनर्जीज़ पे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करो और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो कि लैब में मेजरेबल क्वांटिटी है वो मेज़र करते रहें, और फिर आप वो एस्टिमेट कीजिए कि k टेंडिंग टू जीरो लिमिट में हमारा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कितना होने वाला है। तो उसको 4π के फैक्टर से डिवाइड कर दो और स्क्वायर रूट ले लो, तो वही आपका क्या है L। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ये, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के टर्म्स में स्कैटरिंग लेंथ को यूजुअली डिस्क्राइब किया जाता है। ये सब इक्विवेलेंट हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, इज इक्विवेलेंट टू दिस, पर मोस्टली ये दिस मेक्स मच मोर फिजिकल सेंस। स्कैटरिंग लेंथ वो लेंथ है कि 4π टाइम्स उस लेंथ का स्क्वायर करें तो हमें जीरो एनर्जी लिमिट में जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो ऑब्टेन हो जाता है। ओके, दिस। तो इस सेंस में आप सोच सकते हैं ये जो लेंथ है ये बेसिकली इफेक्टिव साइज ऑफ टारगेट को डिस्क्राइब कर रही है। आप जानते हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है इन ए सर्टेन क्वालिटेटिव सेंस, वो आपका जो स्कैटरर है वो कितना एरिया, कितना अपना फेस प्रेजेंट कर रहा है प्रोजेक्टाइल को, जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसके साथ, उसके लिए उस एनर्जी पे वो इतना अपेयर हो रहा है कि इतना बड़ा अपेयर हो रहा है। रफली यही तो मीनिंग होता है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जीरो एनर्जी लिमिट में अपार्ट फ्रॉम कांस्टेंट L के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब L पे डिपेंड कर रहा है। तो L बेसिकली साइज ऑफ टारगेट, किसमें? जीरो एनर्जी लिमिट में। तो जीरो एनर्जी लिमिट में जो टारगेट का साइज है, और फिर जीरो एनर्जी क्या बाकी एनर्जीज पे भी उसका हम कर सकते हैं, उसको स्पेसिफाई कर रहा है। ओके, दिस डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो ये तो यूजुअली तो हम इसे इस तरह से सोचते हैं, बट इन द वर्ड्स ऑफ क्रेन की जो बुक है न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है। बेसिकली इसको एक्सपेरिमेंटलिस्ट के व्यू पॉइंट से इसको साइज ऑफ टारगेट ना सोच के इसको स्ट्रेंथ ऑफ स्कैटरिंग सोचा जाना चाहिए। L जो जिस चीज़ को बेसिकली कैरेक्टराइज करता है, जो इन्फॉर्मेशन L में होती है वो होती है स्ट्रेंथ ऑफ स्कैटरिंग। मैं स्ट्रेंथ ऑफ स्कैटरिंग कह रहा हूँ, मैं पोटेंशियल की डेप्थ नहीं कह रहा हूँ। आप इसे स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल ना सोचें, स्ट्रेंथ ऑफ स्कैटरिंग, किस हद तक वो स्कैटरिंग कर पा रहा है वो पोटेंशियल।
ओके आप नॉर्मली भी अगर आप ध्यान करें सिंपली पोटेंशियल वेल में जब हम बाउंड स्टेट की भी बात करते हैं तो क्वालिटेटिवली में हमने कुछ इस तरह से कहा होगा, बाउंड स्टेट फॉर्मेशन केवल डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता है, वो विड्थ पे भी डिपेंड करता है। ओके तो इसमें एक्चुअली सारी इन्फॉर्मेशन एक तरह से समाहित है, केवल डेप्थ का नोशन नहीं है। कुल मिला के वो स्कैटरिंग किस हद तक कर पा रहा है वो पोटेंशियल, वो इस चीज़ को ये कैरेक्टराइज करता है। ओके दिस तो ये L जो क्वांटिटी है जो पीछे हमने -10 del 0 ओवर k इन द लिमिट k टेंडिंग टू 0 लिमिट में डिफाइन किया है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ओके दिस इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैन बी वे डिफरेंट फ्रॉम ए। अब ये भी लेंथ डायमेंशन की एक क्वांटिटी है जो हमने अभी डिफाइन किया, और ए हमारे ओरिजिनल पोटेंशियल के लिए एक रेंज टाइप की चीज़, एब्सोल्यूट रेंज भी हो सकती है, मतलब एक्चुअल एक आप डेफिनेट कट ऑफ रेंज की तरह भी सोच सकते हैं, या मैथमेटिकली किसी एक्सप्रेशन से आप हो सकता है उसके लिए रेंज डिफाइन कर पाएँ। ओके अगर पोटेंशियल किसी पॉइंट के बाद जीरो नहीं हो रहा है, से फॉर एग्जाम्पल मैं कूलाम पोटेंशियल का और युकावा पोटेंशियल का एग्जाम्पल हूँ। कूलाम पोटेंशियल के लिए तो आप ए जैसी क्वांटिटी की बात नहीं कर सकते हैं, ओके क्योंकि वो इन्फिनिटी पे जाके ही जीरो होता है। अब वैसे तो युकावा पोटेंशियल भी इन्फिनिटी पे जाके ही जीरो होता है, पर उसके लिए आप मैथमेटिकली एक रेंज की बात कर सकते हैं। ओके दिस तो ये जो रेंज आपके पोटेंशियल की जो भी है, ओके एल जो है ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, पर ये लेंथ इससे बहुत डिफरेंट हो सकती है। ओके इनफैक्ट यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, अगर एल लगभग उसी ऑर्डर का है, ये इक्वल टू नहीं लिखा है मैंने, इनके बीच ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस भी हो सकता है। एल जो है ए का 10 गुना 20 गुना 100 गुना 1000 गुना भी हो सकता है। ओके लेकिन अगर सिचुएशन ये है एल लगभग अगर ए के ऑर्डर का ही है, ओके तो हम कहते हैं इस समय नेचुरल सिनेरियो है, स्कैटरिंग का सिनेरियो नेचुरल है, जिस एनर्जी पे ये फिनोमिना लगभग आपको नज़र आएगा। ओके आप कहेंगे इस समय स्कैटरिंग नेचुरल है। लेकिन अगर किसी सिस्टम के लिए मॉड ऑफ एल क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, अगर ये ए के मुकाबले बहुत ज़्यादा लार्ज है तो उसे कहा जाता है अननेचुरल सिनेरियो। लेकिन इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी ये आती है। ओके ये जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में अचानक कंट्रीब्यूशन बढ़ने से एक्चुअली ये रिलेटेड है, जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं, वो फिनोमेना यहाँ पे नज़र आता है। ओके तो ये द पॉइंट इज़ ये भी एक लेंथ है, ये भी लेंथ है। ओके स्कैटरिंग लेंथ, लेकिन ये ए से बहुत डिफरेंट हो सकती है। ओके स्कैटर्ड वेव फंक्शन जो है लार्ज लोकेशंस पे एसिम्प्टोटिकली वो इस प्रकार का होता है, मैंने यहाँ कॉन्स्टेंट्स वगैरह सब ड्रॉप कर दिए। और डेल जीरो जो है के टेंडिंग टू जीरो लिमिट में डेल जीरो की जगह -KL, तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूँ -KL, अब के कॉमन लिया आपने R-L, के अगर स्मॉल है, ओके वेरी वेरी स्मॉल, इनफैक्ट टेंडिंग टू जीरो, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आप इस पूरे पे इस्तेमाल करें तो ये बनेगा समथिंग लाइक k टाइम्स R-L। के को मैंने अगेन ड्रॉप कर दिया, मैं केवल R वेरिएबल के साथ जो डिपेंडेंस है इसकी वो दिखाना चाहता हूँ। जीरो एनर्जी लिमिट में एसिम्प्टोटिक रीजन में जो वेव फंक्शन है बेसिकली वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये सॉल्यूशन से आपने स्टार्ट किया, आउटसाइड रीजन एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन, और स्ट्रेट लाइन की R के साथ इसका वेरिएशन लीनियर है। स्ट्रेट लाइन क्यों हो रहा है इसको भी आपको समझना चाहिए। इसको बहुत सिंपल आर्गूमेंट से, ये कोई साइन वेव है, इसके लिए के की कुछ वैल्यू है, और ये एक दूसरी साइन वेव है जिसकी वेवलेंथ लार्ज है, इसके लिए लैम्डा लार्ज है, तो इसके लिए 2π/λ जो कि के होता है, ओके दैट वुड बी स्मॉलर। ओके सो हम बात कर रहे हैं के टेंडिंग टू जीरो लिमिट की बात, तो के टेंडिंग टू जीरो का मतलब लैम्डा बेसिकली वेवलेंथ कितनी हो रही है, इन्फिनिटी। वेवलेंथ इन्फिनिटी को आप समझ सकते हैं, वेवलेंथ मतलब 1/4 पार्ट तक ये ग्रो करता है, फिर डिक्लाइन करता है, फिर नेगेटिव साइड में ग्रो करता है, रफली थिंक ऑफ इट दिस वे। तो जिसकी वेवलेंथ इन्फिनिटी है वो तो लगातार ग्रो ही करता रहेगा। ये इतने रीजन बाद यहाँ से फिर नीचे आना शुरू हो गया, इसके बाद ये यहाँ तक ग्रो किया फिर नीचे आना शुरू हो गया, इनफाइनाइट वेवलेंथ वाला ग्रो ही करता रहेगा स्ट्रेट लाइन। ओके सो दिस इज़ द आइडिया। ये जो यहाँ पे हमने ऐसा लिखा, क्वालिटेटिवली आप समझ सकते हैं बस। तो द वेव फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन, और उसका इंटरसेप्ट कितना है, एल के बराबर। आउटसाइड जो सॉल्यूशन है ये एल, जिसे हम स्कैटरिंग लेंथ जो हमने मैथमेटिकली और यहाँ इसके टर्म में डिस्क्राइब किया दिस, इसको हम फिगर में बेसिकली इंटरसेप्ट, आउटसाइड सॉल्यूशन का इंटरसेप्ट है ये। ओके सो इन द एसिम्प्टोटिक रीजन द वेव फंक्शन इज a straight line k tending to 0 which corresponds to large wavelength with intercept L, उसका इंटरसेप्ट L है। तो आगे से हम इस तरह के फिगर बनाएंगे। अब ये फिगर थोड़ा स्लाइटली रॉन्ग इस सेंस में है, ये सॉल्यूशन मैंने अंदर प्लॉट किया है, लेकिन ये जो ब्लैक पार्ट है ये अंदर का सॉल्यूशन है, अंदर का सॉल्यूशन नहीं है, इसको आप ऐसे सोचिए ये एसिम्प्टोटिक रीजन का सॉल्यूशन हम अंदर तक प्लॉट करके लाए हैं, थिंक ऑफ इट दिस वे, ओके समथिंग लाइक दिस। तो
माना ये पहले सिचुएशन मैंने आपको दिखाई, एक बैरियर की सिचुएशन दिखाई है, वेल के बजाय एक बैरियर। ओके, बैरियर आपको पता है पोटेंशियल को बाहर को पुश करता है। ओके, तो माना आपका वेव फंक्शन यहाँ पे है, मैंने इससे बाहर वेव फंक्शन को इसके साथ कनेक्ट करके नहीं दिखाया है, बाकी मैं आपको कुछ वो भेजूंगा बुक्स में, उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ आप दोनों साइड के वेव फंक्शन को कनेक्टेड दे सकते हैं। पॉइंट ये है, ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट। आप इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट, r=a, बाउंड्री जहाँ पे है इनसाइड और आउटसाइड रीजन की, वहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन के साथ टेंजेंट ड्रॉ करें, दिस रेड लाइन, तो इसका जो इंटरसेप्ट है, ये एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है, ओके, ये क्या है, l के बराबर है। जैसे इस सिनेरियो, अगर ये सिनेरियो कहीं पे है, तो अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस l है। जैसे इस केस में l पॉजिटिव है, लेकिन l a से कम है, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में आप देखें, हाँ l और a लगभग एक ही, इनका मैग्नीट्यूड लगभग सेम ऑर्डर का है। ओके, ये कुछ फर्मी के ऑर्डर का है माना, तो ये भी कुछ फर्मी के, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बट उसी ऑर्डर का। ओके, एक दूसरी सिचुएशन देखें, माना जो जिस पे आपने टेंजेंट प्लॉट करना है, वो भी फंक्शन इस समय यहाँ पे ये है। ओके, आपने टेंजेंट प्लॉट किया और ये टेंजेंट माना यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 0 से पीछे, तो l आपका नेगेटिव भी हो सकता है। स्कैटरिंग लेंथ इसके बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, और क्या है, नेगेटिव। ओके, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, आपका ये जो वेव फंक्शन है, ये मैक्सिमा को रीच करने के बाद अब टर्न होकर डाउन हो चुका है, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव स्लोप। यहाँ तक इसका स्लोप पॉजिटिव है, और इस पॉइंट पे आते आते, बाउंड्री पे आते आते इसका स्लोप माना नेगेटिव हो गया है। तो बाउंड्री पे अगर आप इसका स्लोप टेंजेंट प्लॉट करें, तो वो यहाँ कट कर रहा है, l ये है, l आप देख रहे हैं अगेन पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है, a से बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, इस फिगर में तो कम है, हो सकता है ये टेंजेंट और ज़्यादा इधर स्ट्राइक करे, रेड वाला टेंजेंट। ओके, और ऐसी नेगेटिव केस में हो सकता है टेंजेंट इधर कहीं बने या और दूर बने। ओके, तो l जो है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको आप फिगर में इस तरह से समझ सकते हैं। इनफैक्ट अब मैं इस सिचुएशन को इस तरह से एनालाइज करता हूँ, नेक्स्ट पेज में मैंने किया है। ओके, माना ये मेरा वेल है। ओके, इस वेल की डेप्थ को मैं धीरे धीरे बढ़ाऊँ, स्कैटरिंग हम 0 एनर्जी या उसके बहुत करीब कर रहे हैं, अभी सॉल्यूशन ऐसा बना। जैसे जैसे आप वेल की डेप्थ बढ़ाते हैं, एक्चुअली होता क्या है, ये सॉल्यूशन इस सिचुएशन को टेंड करता है। टेंड मतलब अभी इसका स्लोप पॉजिटिव है, और ग्रेजुअली इसका स्लोप पॉजिटिव साइड में बढ़ेगा और लास्ट में इन्फिनिटी हो जाएगा। स्लोप होता है tan ऑफ सम एंगल, तो मैथमेटिकली स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इन्फिनिटी। अगर आप इस रेड लाइन को टेंजेंट की तरह सोचें, इस रेड पेन की तरह, ग्रेजुअली जैसे जैसे आप वेल की डेप्थ बढ़ाएंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन का नेचर इस बाउंड्री पॉइंट पे ऐसा बनेगा कि ये टेंजेंट धीरे धीरे ऐसा होता जाएगा। l क्या है, बढ़ रहा है, l नेगेटिव साइड में इंक्रीज हो रहा है, और ग्रेजुअली एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा इस पॉइंट पे टेंजेंट। ओके, उस समय इसका जो मैथमेटिकली इंटरसेप्ट है वो -इन्फिनिटी है, और उसके थोड़ा देर बाद अगर आप देखें, उसके बाद टेंजेंट इधर को हो जाएगा, उसके बाद ये वाली सिचुएशन आने लगेगी। अब आपका फंक्शन इनसाइड रीजन में मैक्सिमम को अचीव करके नीचे की तरफ बेंड हो गया है। नीचे की तरफ बेंड होने का मतलब नेगेटिव स्लोप, इस पॉइंट पे उसका नेगेटिव स्लोप है, और नेगेटिव स्लोप का मतलब टेंजेंट इधर को, इंटरसेप्ट इधर को बनेगा। तो अगर आप पोटेंशियल की डेप्थ 0 से स्टार्ट करें, तो प्रॉबली पहले टेंजेंट ये होगा, और फिर टेंजेंट ये बना, और फिर टेंजेंट धीरे धीरे ये हो रहा है, और -इन्फिनिटी स्लोप, और -इन्फिनिटी से स्लोप फिर इमीडिएटली +इन्फिनिटी पे जंप कर रहा है, और उसके बाद स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, इंटरसेप्ट की लेंथ के टर्म में बोलूँ, स्कैटरिंग लेंथ धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो स्कैटरिंग लेंथ बेसिकली इस तरह के फिगर्स में आप देखेंगे, उसमें इस चीज़ से हम इसे समझ सकते हैं। ओके, इसको मैं कहीं से बहुत ज़्यादा वो करके इंटरप्रेट करके नहीं लाया हूँ कि ये इंटरप्रिटेशन क्यों है, डायरेक्टली मैं आपको एक आंसर की तरह पोज कर रहा हूँ। ओके, बाउंड्री पे जो सॉल्यूशन है, और वो आपको ये पता है, बाउंड्री पे आप एक्चुअल सॉल्यूशंस को आप मैच करते हैं, इनसाइड और आउटसाइड दोनों रीजन के सॉल्यूशन को बाउंड्री पे, और उनके इवन स्लोप को भी मैच करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इनसाइड या आउटसाइड कोई सा भी सॉल्यूशन आप वहाँ तक लाएं, और उसका वहाँ पे जो टेंजेंट है उसको ड्रॉ करें, तो वो आपको इंटरसेप्ट जो देगा वही क्या है, l है। ये वाली सिचुएशन मैंने आपको दिखाई है। वेव फंक्शन इनसाइड द वेल हैज़ जस्ट स्टार्टेड टू बेंड डाउनवर्ड। इस पॉइंट के बाद अगर आप वेल की डेप्थ और बढ़ाएंगे, तो अब वेव फंक्शन नीचे की ओर बेंड हो जाएगा, नीचे की ओर मतलब नेगेटिव स्लोप, तो उसके बाद टेंजेंट इधर को आने लगेगा। लेकिन इस सिचुएशन पे ये एक्चुअली अपने मैक्सिमम को अचीव कर रहा है। मैक्सिमम से मेरा सेंस ये है, टेंजेंट यहाँ पे ये है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो इस केस में अगर आप l देखें, तो अब उसे -इन्फिनिटी भी आप रीड कर सकते हैं या +इन्फिनिटी भी। ओके, बट l इज़ वेरी वेरी लार्ज। ओके, सो इन दिस सिचुएशन द वेव फंक्शन इनसाइड द वेल हैज जस्ट स्टार्टेड। अभी वैसे बेंडिंग शुरू नहीं हुई है, बट थोड़ा सी डेप्थ और बढ़ाएंगे तो उसके बाद नेगेटिव स्लोप आना शुरू हो जाएगा। ओके, एट द बाउंड्री। ये नेगेटिव स्लोप क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ लिखा है। तो ये जो सिचुएशन है, इसे आप बाउंड्री पॉइंट समझिए। इससे कम डेप्थ पे स्लोप नेगेटिव होता है, और इसके ज़्यादा डेप्थ पे स्लोप एकदम क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ओके,
इस केस में कितना है, 0 स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्यों इंपॉर्टेंट है, एट द एज ऑफ द वॉल। नेगेटिव स्लोप भी कहाँ, यहाँ नहीं, एज पे। एज मतलब ए जो हमारे पोटेंशियल की रेंज है, उस बाउंड्री पॉइंट को हम एज कह रहे हैं, वेल का एज। वेल के एज पे नेगेटिव स्लोप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आपको वेल के एज पे नेगेटिव स्लोप मिलता है, इसका मतलब उस वेल में अब एक बाउंड स्टेट भी बन सकती है। 3 डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल हमने डिटेल में सॉल्व किया लास्ट सेमेस्टर्स में। हमने वहाँ पे देखा है कि 1 डायमेंशनल वेल में तो हमेशा एक इवन स्टेट एग्जिस्ट करती है, पर 3 डायमेंशनल वेल में अगर आप L=0 स्टेट पे भी कंसंट्रेट करें तो गारंटी नहीं है कि वेल आपका एक बाउंड स्टेट को सपोर्ट कर भी पाता है या नहीं कर पाता है। वेल की डेप्थ कुछ मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके वो एक बाउंड स्टेट को सपोर्ट करने की सिचुएशन में आता है। और एक बाउंड स्टेट बनने के लिए ये नेगेटिव स्लोप क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इसको क्वालिटेटिवली आपको यहीं पे समझा देता हूँ, आगे शायद मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मैं स्कैटरिंग स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बाउंड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। आपको पता है इनसाइड सॉल्यूशन को आउटसाइड सॉल्यूशन से मैच करना होता है। माना इनसाइड सॉल्यूशन इस पॉइंट पे 0, बाउंड्री पॉइंट पे 0 होना चाहिए, इस पॉइंट पे 0 होना जरूरी नहीं है, ठीक है। R=0 पे 0 होना जरूरी है, R=A पे 0 होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वेव फंक्शन लीकेज के कारण आपका वेव फंक्शन इस रीजन में भी हो सकता है, ओके, क्वांटम मैकेनिकली। तो लेकिन अगर आपका वेव फंक्शन यहाँ इस तरह से ग्रो कर रहा है और अभी उसकी ग्रोथ पूरी नहीं हुई, ग्रोथ पूरी नहीं होने का मतलब यहाँ पे जो स्लोप है वो इस प्रकार का है, ये जिसे हम पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। अगर यहाँ तक वेल के एज तक भी स्लोप पॉजिटिव है तो आउटसाइड वाले सॉल्यूशन का भी स्लोप पॉजिटिव होना पड़ेगा। और आउटसाइड रीजन में आपको सॉल्यूशन पता है, बाउंड स्टेट्स के लिए आउटसाइड रीजन में जो सॉल्यूशन होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल। पॉजिटिव स्लोप मतलब ग्रोइंग। एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सॉल्यूशन अगर आप इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग, तो वो तो इन्फिनिटी पे जाके इन्फिनिटी हो जाएगा और वेव फंक्शन मस्ट वैनिश एट इन्फिनिटी। मैथमेटिकली तो आप इसके साथ ये सॉल्यूशन कनेक्ट कर पाओगे, केवल यही वाला कनेक्ट कर पाओगे, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग वाले को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों एक्सपोनेंशियल डिकेइंग क्यों नहीं कनेक्ट होगा, ये आपने अभी जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं उसमें वेल के एज पर भी आपके सॉल्यूशन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो केवल ये वाला इससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव स्लोप वाला कनेक्ट होगा, लेकिन ये वाला फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये बाउंड ये सॉल्यूशन आपको बाउंड स्टेट्स नहीं देगा। लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि वेल की एज तक आते आते आपका सॉल्यूशन ने अपना मैक्सिमम अचीव करके वो नेगेटिव स्लोप अचीव करना उसने शुरू कर दिया है, मैक्सिमम से जितना भी डिक्रीज हो, लेकिन अगर उसने नेगेटिव स्लोप अचीव करना शुरू कर दिया है, नेगेटिव स्लोप मीन्स दिस, ठीक है। थीटा जो है आपका 90 डिग्री से ज़्यादा है तो फॉर दैट थीटा करस्पॉन्ड्स टू नेगेटिव स्लोप। तो इसके साथ अगेन आपने एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन को कंबाइन करना है, आउटसाइड रीजन का सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल या तो ग्रोइंग या डिकेइंग व्हाटएवर। अब एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन आप इसके साथ ऐड हो सकता है। एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन का स्लोप भी नेगेटिव होता है, बाउंड्री पॉइंट पे स्लोप मैच करके इसके साथ ये सॉल्यूशन आप मैच कर सकते हैं और ये सॉल्यूशन फिजिकली एक्सेप्टेबल है। ग्रोथ वाला सॉल्यूशन इस समय इसके साथ बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो दिस इज़ द रीज़न नेगेटिव स्लोप क्यों इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन के बाद की जो जस्ट सिचुएशन है, कौन सी, L=इन्फिनिटी जो सिचुएशन है, या L=वेरी लार्ज आप सोचें, L=वेरी लार्ज वाली जो सिचुएशन है उसके इमीडिएटली बाद आपको बाउंड स्टेट्स की प्रेजेंस भी दिख रही, उस पोटेंशियल वेल में बाउंड स्टेट्स की प्रेजेंस भी दिखेगी, ओके। इनफैक्ट द इंपॉर्टेंट आइडिया हियर इज़, जिसको मैं यहाँ की कल पढ़ लूँगा, ये कहीं से हम इसको बहुत वो करके नहीं ला रहे हैं। स्कैटरिंग स्टेट्स विद एनर्जी E=0+। 0+ का मतलब है एनर्जी पॉजिटिव है लेकिन वेरी क्लोज टू 0, आप K टेंडिंग टू 0 ले रहे हैं क्योंकि, लेकिन आप स्कैटरिंग स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो स्कैटरिंग स्टेट का मतलब होता है एनर्जी क्या है, पॉजिटिव। आप इसे इस तरह से सोचिए, पोटेंशियल वेल, जब हम बाउंड स्टेट्स की बात करते हैं तो हम बाउंड स्टेट का मतलब एनर्जी नेगेटिव, वेल के टॉप से हम कहीं नीचे हैं, इतना नीचे भी हो सकते हैं, इतना नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम यहाँ पे उन बाउंड स्टेट्स की बात करेंगे जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट 0 के बहुत करीब है लेकिन नेगेटिव साइड में है, 0 से नीचे, तो उसे मैं 0 नेगेटिव लिख रहा हूँ, वेरी क्लोज टू 0 पर नेगेटिव है। ऐसे ही जो स्कैटरिंग स्टेट्स हैं उनकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। अब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो आप लार्ज पॉजिटिव एनर्जी पे भी कर सकते हैं, वो इस एनर्जी स्केल में कहीं बहुत ऊपर आएगा, पर 0 के बहुत करीब वाली पॉजिटिव एनर्जी पे अगर मैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करूँ, इनफैक्ट K टेंडिंग टू 0, तो ये शो किया जा सकता है कि द स्कैटरिंग स्टेट विद एनर्जी E विच इज़ क्लोज टू 0 बट ऑन द पॉजिटिव साइड, इट हैज़ सम कनेक्शन, इट्स करस्पॉन्ड्स इन अ सर्टेन वे टू बाउंड स्टेट्स जिनकी बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव होती है। इस चीज़ को अगर आप बाइंडिंग एनर्जी कहें, वो जो स्टेट बाउंड स्टेट है वो कितनी टाइटली बाउंड है, माना आप इसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन के टर्म में सोचें तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ आप स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन की एक बाउंड स्टेट भी होती है, ड्यूटेरियम जो न्यूक्लियस होता है 1H2, तो और उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है,
वेल की डेप्थ के मुकाबले तो बहुत ही कम होती है। तो उस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, ये जो स्कैटरिंग स्टेट है इसका कुछ रिलेशन इससे होता है। कुछ रिलेशंस को मैं बहुत क्वालिटेटिवली कह रहा हूँ, मतलब इस स्कैटरिंग के डेटा से एक्चुअली आप इस बाउंड स्टेट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो दिस इज़ द होल आइडिया। ओके, दिस इनफैक्ट यहाँ पे मैंने सीधे एक्सप्रेशन कॉपी किया है, पहले मैं इस चीज़ को फिर से पढ़ लूँ। स्कैटरिंग स्टेट विद एनर्जी ई close to zero from the positive side, that is k tending to zero, is related in some way to the bound state जिसकी बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव है, स्मॉल नेगेटिव, जस्ट बिलो। स्मॉल नेगेटिव का मतलब क्या है, जस्ट बिलो द टॉप या ब्रिम ऑफ द वेल, इसे हम ब्रिम ऑफ द वेल कह रहे हैं। टॉप, हमारे वेल का टॉप कहाँ पे है, टॉप से जस्ट नीचे वाली अगर कोई बाउंड स्टेट है तो उससे इस 0+ एनर्जी पे जो स्कैटरिंग हम कर रहे हैं उससे इसे रिलेट कर सकते हैं। ओके, फॉर ए लूजली बाउंड स्टेट जो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है, वेल के टॉप के बहुत नियर जो स्टेट होती है, एक बाउंड स्टेट ये भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल माना एक बाउंड स्टेट ये भी है, ये वेल के नियर नहीं है, इससे आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन इससे नहीं पता लगा सकते हैं। पर इससे मतलब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एट लो एनर्जी, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एट वेरी लो एनर्जी से आप अगर ये वाली कोई बाउंड स्टेट है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जरूर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, गुड इन्फॉर्मेशन। इनफैक्ट एक रिलेशन है, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है नेगेटिव का भी आप ध्यान रखें अगर, ओके, साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो ये बेसिकली इतने के बराबर बनती है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी h×2m और ये L² है हमारा स्कैटरिंग लेंथ। जीरो एनर्जी लिमिट में जैसा उस पोटेंशियल का स्कैटरिंग बिहेवियर है उससे आप इस स्टेट की एनर्जी का एस्टिमेट कर सकते हैं। इनफैक्ट इस एक्सप्रेशन को आप अगेन बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस जो हम पोटेंशियल वेल के निकालते हैं, तो L=0 स्टेट के लिए जो नियरेस्ट सबसे पहला जो सॉल्यूशन बनता है वो इसी एनर्जी के अबाउट बनता है। ओके, ये वहीं से आ रहा है, ऑल दैट कम्स फ्रॉम देयर। ओके, समथिंग लाइक दैट। तो ये यहाँ पे दिस आइडिया इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, विदाउट मोटिवेशन मैं ये आइडिया सीधे आपके सामने पढ़ ले रहा हूँ। फॉर अ लूजली बाउंड स्टेट विच लाइज नियर द टॉप या ब्रिम ऑफ द वेल, दिस वन नॉट दिस वन, इसके लिए नहीं, इसके लिए फॉर अ लूजली बाउंड स्टेट, लूजली मतलब वेल के टॉप के बहुत करीब है, बाइंडिंग एनर्जी कम है, नेगेटिव है लेकिन कम है। फॉर अ लूजली बाउंड स्टेट ऑफ द वेल द बाइंडिंग एनर्जी कैन बी मेजर्ड, ये जो डिफरेंस है कितना है लेकिन बाइंडिंग एनर्जी कैन बी मेजर्ड बाय परफॉर्मिंग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स एट जीरो काइनेटिक एनर्जी। अब जीरो काइनेटिक एनर्जी पे तो एक्चुअली स्कैटरिंग होगी ही नहीं, नियर जीरो काइनेटिक एनर्जी। ओके, नियर जीरो काइनेटिक एनर्जी E=0+, प्रोवाइडेड, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आती है, प्रोवाइडेड द स्कैटरिंग लेंथ इज मेजर्ड टू बी लार्ज कंपेयर्ड विद द रेंज ए ऑफ द पोटेंशियल। ये क्राइटेरिया तब अप्लाई होता है जब एल जो है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है, नॉट स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, स्कैटरिंग लेंथ ए के मुकाबले लार्ज हो रेंज ऑफ पोटेंशियल के लिए, जिसको हमने अननेचुरल सिचुएशन कहा था। और ये एक्चुअली जिसे हम बाद में कहते हैं रेजोनेंस, दिस करस्पॉन्ड्स टू रेजोनेंस। एल जब लार्ज होता है टेंडिंग टू इन्फिनिटी टाइप का, आप सोचें ये सिचुएशन। ओके, तो ये सिचुएशन एक्चुअली करस्पॉन्ड्स टू व्हाट इज कॉल्ड द रेजोनेंस। तो आइडिया ये है, जीरो एनर्जी पे अगर रेजोनेंस जैसी सिचुएशन आ रही है तो उससे आप जो एक्चुअल बाउंड स्टेट है लेकिन बहुत डीप वाली बाउंड स्टेट नहीं है, तो उसकी एनर्जी के बारे में कुछ इंटरप्रिटेशन जरूर कर सकते हैं। सो दिस आइडिया वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय विग्नर। ओके, दिस इज़ विग्नर्स आइडिया। और जो मैंने पहले भी कहा था, उसमें मैं आपको केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यूजुअली विदाउट रिगरस उस पर अराइव करने की मैथमेटिकल या किसी बेसिस पे, मैथमेटिकल और फिजिकल बेसिस। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पढ़ेंगे समथिंग कॉल्ड NP स्कैटरिंग डिटेल में, तो वहाँ से ये आइडिया थोड़ी और क्लियर होंगे। बट लेट मी जस्ट गिव यू किस तरह के रिजल्ट्स न्यूक्लियर फिजिक्स से हमें ऑब्टेन होते हैं। एक्सपेरिमेंटली जो एक्चुअल बाउंड स्टेट है न्यूट्रॉन प्रोटॉन की, जिसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं, उसकी बाउंड स्टेट की एनर्जी वैल्यू 2.21 MeV, मतलब जीरो से इतना नीचे, वो नेगेटिव है एक्चुअली। ओके, 2.22 MeV ये। अब अगर एक्सपेरिमेंटली आप स्कैटरिंग लेंथ निकालें, इसके साथ मैंने टी क्यों लिखा है इसको अभी थोड़ी देर के भूल जाएं। स्कैटरिंग लेंथ 5.423 दिस। स्कैटरिंग लेंथ कैसे निकाली होगी, आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करें और लोअर एंड लोअर एनर्जीज़ पे जाएं और तब देखें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कितना बन रहा है जीरो एनर्जी लिमिट में, और वो आप मैथमेटिकली आप उस वैल्यू को जो आपने लैब में मेज़र की उसको 4πL² के बराबर रख दें, तो एल आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली जो LT की वैल्यू है, ओके, टी एक्चुअली करस्पॉन्ड्स टू ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का क्या मीनिंग है अभी क्लियर करता हूँ, बट दिस। और अगर फिर आप इस एक्सप्रेशन से बाइंडिंग एनर्जी का एस्टीमेट निकालना चाहें स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट से, ये एक्सपेरिमेंट तो बाद में किया गया बाउंड स्टेट के बारे में, पर माना ये एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से आपने ये पता किया LT और LT की वैल्यू यहाँ रखे, तो ये नंबर लगभग 1.4 MeV। ये इसके क्लोज तो है लेकिन फिर भी काफ़ी डिफरेंट है। थ्योरी एक्यूरेट होने के लिए ये इसमें काफ़ी डिफरेंस है। ओके, लगभग इसमें 0.7 का डिफरेंस है, 0.7 इसका 50% हुआ, इसका 50%, इसका भी लगभग ऑलमोस्ट 33% तो इसका भी है ही। तो एग्रीमेंट बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ से आपको लगेगा अरे ये आइडिया तो वर्क नहीं कर रहा है।
ये एस्टिमेट आपको इतना दे रहा है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से आपको एस्टिमेट ये मिला कि हाँ जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बाउंड स्टेट बनती है उसकी एनर्जी 1.4 MeV के आसपास होनी चाहिए नेगेटिव साइड में, जबकि एक्चुअली वो 2.22 MeV के क्लोज होती है। तो ये एग्रीमेंट क्लोज नहीं होने का रीज़न। और यहाँ पे इस केस में आप ध्यान रखें m की जगह मैंने म्यू लिखा है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है। जो रिड्यूस मास है इसमें हमेशा रिड्यूस मास आना चाहिए। रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का हाफ हो जाता है। ओके, जब दोनों बॉडीज़ के मास इक्वल होते हैं तो सिस्टम का रिड्यूस्ड मास उनमें से किसी एक पार्टिकल के मास का हाफ। ओके दिस, लेकिन ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है? अब अगेन ये आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में बेटर एक्सप्लेन किया जाएगा, पर इसको हम बहुत फिर समझ सकते हैं। इसका रीज़न फंडामेंटली ये है, एक्चुअली न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम जो है वो ट्रिपलेट स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है और सिंगलेट स्टेट में भी। ओके, इनफैक्ट एक्सपेरिमेंटली भी जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जिसे हम कहते हैं स्कैटरिंग फ्रॉम ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन, समथिंग लाइक दिस, बट लीव दिस। NP सिंपली NP का स्पिन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का स्पिन सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ओके, और सेम या अपोजिट डायरेक्शन में उनके स्पिन हैं, उसके हिसाब से सेम के हिसाब से ट्रिपलेट स्टेट, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, सिंगलेट स्टेट। और ये जो बाउंड स्टेट होती है ये फिर हमें पता है एक्सपेरिमेंटल या कहीं और से, ये बाउंड स्टेट तो एक्चुअली ट्रिपलेट स्टेट होती है। ये बाउंड स्टेट करस्पॉन्ड्स टू ट्रिपलेट स्टेट। तो फिर यहाँ पे एक्चुअली आप एक्सपेरिमेंटली स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी ट्रिपलेट के लिए अलग कीजिए और सिंगलेट के लिए अलग कीजिए। उनको दो अलग अलग सिस्टम्स की तरह ट्रीट करो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो हैं स्कैटरिंग तो कर रहे हैं, पर अगर वो ट्रिपलेट स्टेट में है तो LT की वैल्यू इतनी बनती है, ये पिछली वाली वैल्यू है दिस वन। लेकिन सिंगलेट स्टेट्स के लिए भी अगर ये एक्सपेरिमेंट किया जाए तो सिंगलेट के लिए जो आपको स्कैटरिंग लेंथ मिलती है नेगेटिव और इसके मुकाबले लार्ज। और फिर आगे हम एक चीज़ की बात करेंगे, समथिंग कॉल्ड द इफेक्टिव रेंज। ये रेंज नहीं है, A नहीं है, इफेक्टिव रेंज। इफेक्टिव रेंज भी अगर इन दोनों स्टेट्स की कैलकुलेट की जाए एक्सपेरिमेंटली सिंगलेट और ट्रिपलेट के लिए, ओके, वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं। अच्छा, लेकिन अगर ये आइडिया हम यहाँ पे यूज़ करें कि स्कैटरिंग जब हम कर रहे हैं इन जनरली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, तो उसमें इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है, और फिर उन दोनों के कंट्रीब्यूशन से जब हम एवरेज लेके कंप्यूट करते हैं तो ये नंबर के बहुत क्लोज हम पहुँच जाते हैं। ओके, तो द आइडिया इज़ समथिंग लाइक दैट, बट द पॉइंट इज़ सिंगलेट स्टेट की जो एनर्जी होती है बाउंड स्टेट के टर्म्स में, अगर आप ढूंढना चाहें कि सिंगलेट स्टेट की एनर्जी कितनी है, तो वो सिंगलेट स्टेट की एनर्जी पॉजिटिव बनती है। पॉजिटिव एनर्जी के करस्पॉन्डिंग बाउंड सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं। इसीलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जो बाउंड स्टेट होती है वहाँ सिंगलेट स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ऑल दीज आइडियाज़ यू विल स्टडी इन न्यूक्लियर फिजिक्स और प्रॉब्ली यू हैव स्टडीड बाय नाउ। तो ये आप इससे स्कैटरिंग लेंथ से और जो हम इफेक्टिव रेंज करेंगे उससे कनेक्ट करने की कोशिश आप उन आइडियाज़ से कर सकते हैं। ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स से आपके जो आइडियाज़ हैं। स्पेसिफिकली अगर हम दो एग्जांपल्स जो हमने एग्जैक्टली सॉल्वेबल थे, एक हार्ड स्फीयर और एक स्क्वायर पोटेंशियल वेल, उसके लिए अगर हम स्कैटरिंग लेंथ कंप्यूट करना चाहें तो उसकी सारी एपरेटस हमारे पास तैयार है। मुझे कुछ भी इवैल्यूएट नहीं करना है, मुझे केवल L का एक्सप्रेशन चाहिए। L का एक्सप्रेशन ये पिछले लेक्चर में हमने ये इवैल्यूएट किया था। लो एनर्जी लिमिट में tan del नॉट का एक्सप्रेशन इस तरह का। ओके, गामा नॉट था लॉगरिथमिक डेरिवेटिव की वैल्यू एट द एज ऑफ द वेल। ओके, और ये और गामा नॉट A हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। Q जो था इनसाइड रीजन का लेट मी से वेव नंबर, जिसमें E के अलावा V0 भी आता है। ओके, तो tan del नॉट में ये आप गामा नॉट A की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। ओके, मैं यहाँ पे प्लस माइनस साइन का ध्यान नहीं रख रहा हूँ, मे बी देयर इज़ अ माइनस साइन मिसिंग और समथिंग। ओके दिस, तो ये एक्सप्रेशन ये बन गया। और tan del नॉट अपॉन K इन द लिमिट K टेंडिंग टू 0 अपार्ट फ्रॉम अ माइनस साइन। अगर क्योंकि मैं माइनस साइन का ध्यान नहीं रख रहा हूँ इसीलिए मैंने इक्वल नहीं रखा है, तो वो आप इवेलुएट करें। K से K कैंसिल होगा और बाकी सारा एक्सप्रेशन में अब K अगर 0 भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। K अभी भी छुपा हुआ है। अगर आप इन सेंस देखें, Q के अंदर K ये पार्ट 2me/h² ये K ही है, एनर्जी 0 लिमिट। लेकिन अगर ये टर्म 0 भी हो जाए, V0 वेल की डेप्थ तो 0 नहीं है। ओके, तो वेल की अगर डेप्थ अगर 0 नहीं है तो ये सारी क्वांटिटीज़ वेल डिफाइंड है। सो दिस, तो L जो है स्कैटरिंग लेंथ स्क्वायर वेल के लिए एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ये रहा, अपार्ट फ्रॉम अ प्लस और माइनस साइन। दिस इज़ हाउ द एक्सप्रेशन कैन बी पुट। Q आप ध्यान रखें, Q होता तो इतना है, पर ये सारी कहानी हो रही है K टेंडिंग टू 0 लिमिट में, और K टेंडिंग टू 0 मतलब E टेंडिंग टू 0। तो बेसिकली Q की जगह आपको इस एक्सप्रेशन में ये समझना चाहिए 2mV0/h² का स्क्वायर रूट। और 2mV0/h² बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन या बाकी जगह हम अपार्ट फ्रॉम अ फैक्टर ऑफ 2m/h² टाइम V को हम U लिख देते हैं। तो दिस इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ U, कैपिटल U। ओके, तो ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल जहाँ थोड़ा और बेटर हम इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं डायरेक्टली, हार्ड स्फीयर में। हार्ड स्फीयर के लिए
जो फेज शिफ्ट का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एल वो इतना होता है, वेव इतनी बाहर पुश हो जाती है। और स्पेसिफिकली अगर आप एस वेव की बात करें तो उसका फेज शिफ्ट तो -k के बराबर होता है। डिस्टेंस वाइज जो आपका हार्ड स्फीयर है वो अब वेव उसके सेंटर से ना शुरू होकर, ओरिजिन से ना शुरू होकर यहाँ से शुरू होती है। थिंक ऑफ इट समथिंग लाइक दैट। यहाँ से वेव पूरी तरह बाहर पुश हो गई, एस वेव जो है, ओके, फेज शिफ्ट -k का। तो डेल जीरो की वैल्यू आपके पास है, तो tan डेल जीरो tan k, यहाँ पे मैंने माइनस साइन को भी वो रखा है, ठीक है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो tan k की जगह फिर से k रख सकते हैं, k से k कैंसिल, a। दिस सिस्टम इज़ अ नेचुरल सिस्टम। हार्ड स्फीयर से जो l है, स्कैटरिंग लेंथ है, वो a के बराबर बन रही है। इनफैक्ट एग्जैक्टली a भी आप लिख सकते हैं, वेरी लो एनर्जी लिमिट पे a के बराबर बनेगी। इसका रीज़न भी आप इस फिगर से या इस फिगर से समझ सकते हैं। यहाँ हम आउटसाइड का सॉल्यूशन कैसे प्लॉट करते हैं, इनसाइड सॉल्यूशन 0 और आउटसाइड सॉल्यूशन ये बनता है, ये दिस। और इस आउटसाइड सॉल्यूशन पे अब इसीलिए मैं बार बार कह रहा था इनसाइड सॉल्यूशन की तरह नहीं सोचना चाहिए इनको, लेकिन इन केसेस में हमने इन्हें इनसाइड क्यों दिखाया है आउटसाइड वाले के बनाने के बजाय, क्योंकि एज पे आके तो स्लोप्स को मैच करना ही है, तो चाहे इसका स्लोप प्लॉट करो चाहे बाहर वाले का, एक ही बात है। बट अदरवाइज आपको इसको बाहर वाले सॉल्यूशन का स्लोप समझना चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि इनसाइड सॉल्यूशन तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट इन्फिनिटी होने के कारण, हार्ड स्फीयर मतलब एक बैरियर है जिसकी हाइट इन्फिनिटी है, तो इनसाइड सॉल्यूशन तो 0 है। तो अब ये सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है और इसका अगर आप टेंजेंट बनाएं, ये टेंजेंट बने कहीं भी, एंगल कितना भी बने, टेंजेंट एक्स एक्सिस को इसी पॉइंट पे तो कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट कट करता है वही तो एल होता है। तो एल बेसिकली ए के बराबर तो है इस केस में, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ओके। एस वेव के लिए जो हमारा वो है स्कैटरिंग लेंथ, जब हम उसके टर्म में निकाल रहे हैं तो वो बेसिकली ए के बराबर, तो दिस ऑफर्स अ नेचुरल सिस्टम, ओके। यहाँ पे स्कैटरिंग लेंथ ए के बराबर ही है। अगेन ये वाले फिगर मैं पीछे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट ये वेल की डेप्थ के टर्म में, पोटेंशियल वेल है किसी डेप्थ का, अभी स्लोप पॉजिटिव है, मैक्सिमम पे भी नहीं पहुंचा, स्लोप पॉजिटिव है, तो एल आपका नेगेटिव बन रहा है। ग्रेजुअली आपके वेल की डेप्थ आपने वेल को डीप कर दिया, तो डीप करने पे अब जो सॉल्यूशन है वो ग्रो करके अपने मैक्सिमम तक पहुंच चुका है। यहाँ सॉल्यूशन को ग्रो होने का टाइम नहीं लग रहा है, यहाँ सॉल्यूशन ग्रो कर चुका है टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल। स्कैटरिंग लेंथ चाहे उसे -∞ इंटरप्रेट करो या +∞, डिपेंडिंग ऑन आप किस साइड से आ रहे हैं, स्लोप इस साइड से आ रहे हैं कि इस साइड से आ रहे हैं, ओके, लेकिन इन्फिनिटी हो चुका है, ओके। और ये सिचुएशन रेजोनेंस से रिलेटेड होगी। और अगर इसके बाद वेल आपका और डीपर हो गया तो अब सिचुएशन ये बनती है, अब अंदर ही सॉल्यूशन आपका मैक्सिमम के बाद नीचे की ओर टर्न हो चुका है। नीचे की ओर मतलब एज ऑफ वेल पे नेगेटिव स्लोप है, और नेगेटिव स्लोप मतलब यस, ठीक है। तो स्कैटरिंग लेंथ आपकी अब पॉजिटिव बन रही है, यस। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो अगेन मैं जो आपको और भी ज़्यादा क्वालिटेटिवली केवल पेश कर रहा हूँ वो है इफेक्टिव रेंज एंड रेजोनेंस का आइडिया, ओके। दीज आर अगेन आइडियाज़, when you study these phenomena in nuclear physics you will be better able to understand this। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ये होगा एक्सप्रेशन ये, और आप उसे अलग अलग एल वैल्यू का जो कंट्रीब्यूशन है जिसे हम पार्शियल क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ओके, द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर एल वेव इन द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा एल। तो हम केवल सिग्मा एल पे कंसंट्रेट करें विदाउट समेशन, एक एक जो टर्म है फॉर अ गिवन एल वैल्यू सिग्मा एल। इस सिग्मा एल को भी मैं एक कॉट डेल्टा एल की फॉर्म में डेलिबरेटली रख रहा हूँ, ओके। पीछे भी मैंने आपको कहा था एक जगह पे, आप इस टर्म को देखिए, ये अपार्ट फ्रॉम एल के कॉट डेल्टा, और यहाँ भी अगर आप इस एक्सप्रेशन को अभी हम देखेंगे के कॉट डेल्टा अपनी प्रेजेंस दिखाता है, ओके, फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल जो स्कैटरिंग में कंट्रीब्यूशन है टोटल स्कैटरिंग में, दैट इज़ लाइक दिस। साइन स्क्वायर डेल्टा एल को आपने 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा एल रख दिया, ये के स्क्वायर से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हो क्या रहा है, अगेन नाइवली वही बात हो रही है। नाइवली आप देखें, वो आप बोलेंगे अरे के 0 हो रहा है तो ये एक्सप्रेशन तो डाइवर्जेंट लग रहा है, पर केवल के का रोल नहीं है, के के अलावा डेल्टा एल का भी रोल है। लेकिन डेल्टा एल के रोल को साइन फॉर्म में समझने के बजाय हम उसे डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर फॉर्म में लाए। अब इस के स्क्वायर को अगर आप यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करें तो जो पार्शियल क्रॉस सेक्शन जो है उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये नंबर कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, एल बराबर 0 भी लेंगे तो 1 बनेगा, 3, 5, 4 पाई से कोई दिक्कत नहीं है। ये डिनोमिनेटर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक मतलब डाइवर्जेंस यहाँ से आ सकता है। हम के टेंडिंग टू 0 लिमिट में जा रहे हैं, के टेंडिंग टू 0 में ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब सारा बिहेवियर इस पर डिपेंड करता है। वेरी ग्रॉसली तो आप देख रहे हैं, तो आप यहाँ इस लेवल पे देखें तो या यहाँ पे भी आप देख लें, के टेंडिंग टू 0 में ये टर्म खत्म हो गया, इस टर्म का के पार्ट 0 हो रहा है,
लेकिन जैसे जैसे एनर्जी ऑफ स्कैटरिंग आप कम करते हैं तो डेल्टा एल जो है दैट ऑल्सो टेंड्स टू जीरो, फेज शिफ्ट भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और डेल्टा एल अगर टेंडिंग टू जीरो हैं तो कॉट डेल्टा एल टेंड्स टू इन्फिनिटी। कॉट का बिहेवियर टैन के अपोजिट होता है, टैन तो जीरो होने पे जीरो की ओर टेंड होता है, पर कॉट क्या होता है, इन्फिनिटी। अब हो क्या रहा है, अगर आप के को धीरे धीरे कम कर रहे हैं तो ये टर्म तो वैनिश होगा, ठीक है, लेकिन इस टर्म के आप सीधे वैनिशिंग इसकी प्रपोज नहीं कर सकते हैं। के जीरो की ओर जा रहा है लेकिन ये टर्म ग्रो कर रहा है, तो सारा बिहेवियर एक्चुअली इस प्रोडक्ट टर्म पे डिपेंड करता है। ये प्रोडक्ट टर्म का बिहेवियर कैसा है मिला के एनर्जी के साथ, अकेला इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर अलग अलग नहीं देखना है, आपको इस प्रोडक्ट टर्म का बिहेवियर पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, के कॉट डेल एल। तो इसीलिए के कॉट डेल एल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और अगेन रेजोनेंस तब अपेयर होता है जब ये भी टर्म भी खुद जीरो के बराबर हो। आप लो एनर्जी पे स्कैटरिंग कर रहे हैं, ये टर्म पहले ही नेग्लिजिबल है, और ये टर्म भी अगर नेग्लिजिबल हो, जीरो के क्लोज हो, तो ये आप देख सकते हैं सिग्मा एल बिकम्स वेरी वेरी लार्ज। ये इन्फिनिटी तो नहीं बनेगा, आपको एक चीज टर्म और ध्यान होगा, यूनिटैरिटी बाउंड। किसी भी एल वैल्यू के लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की में जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है वो बाउंडेड होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकता है, यूनिटैरिटी बाउंड। तो यूनिटैरिटी बाउंड के कारण ये इन्फिनिटी तो नहीं बन सकता है, बट इट कैन बिकम वेरी लार्ज। ऐसा हो सकता है किसी एनर्जी पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम है, थोड़ा एनर्जी बढ़ाई, थोड़ा बढ़ा, लेकिन अचानक थोड़ा सी और एनर्जी बढ़ा के अचानक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। वो कब होगा, जब ये टर्म के स्मॉल होने पे भी, के एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है पर के कम होने पे भी ये टर्म अगर लार्ज स्मॉल कंट्रीब्यूशन दे रहा है, नॉट लार्ज, ये भी अगर स्मॉल कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो आपको रेजोनेंस मिलेगा। ओके, अगर के कॉट डेल एल वाला टर्म जीरो या वेनिशेज एट सम वेरी लो एनर्जी तो वो आपको रेजोनेंस की सिचुएशन मिलेगी। रेजोनेंस मीन्स शार्प इंक्रीज इन द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। एस वेव रेजोनेंस के लिए अगर हम एनालिसिस करें एल इक्वल टू जीरो के लिए, इसका के कॉट डेल जीरो का, अब ये एनालिसिस मैं कर नहीं रहा हूँ। ओके, नाइदर इज दैट नीडेड एट दिस पॉइंट। मैंने सीधे एक्सप्रेशन कोट किया है पावेल क्रेसमैन से। ओके, इनफैक्ट इस एक्सप्रेशन की भी आपको जरूरत नहीं है। इस एक्सप्रेशन में एक आर जीरो, थिंक ऑफ इट एज सम कांस्टेंट, एक कांस्टेंट पैरामीटर आर जीरो आ रहा है, और ये क्यू स्क्वायर जो मैंने लिखा है इसको आप सोचिए, अभी तक हमारा एक स्मॉल क्यू स्क्वायर था 2m/h क्रॉस स्क्वायर ई प्लस वी नॉट। अगर के टेंडिंग टू जीरो या ई टेंडिंग टू जीरो लिमिट हम इसकी देखें तो ये टर्म खत्म हो जाता है, तो बाकी जो बचता है उसको मैंने कैपिटल क्यू स्क्वायर लिखा है। ओके, बेसिकली इसकी जीरो टेंडिंग टू के टेंडिंग टू जीरो लिमिट कैपिटल क्यू स्क्वायर है, तो उसके टर्म में, और स्कैटरिंग लेंथ एल स्कैटरिंग लेंथ है, लेकिन यहाँ आर जीरो नाम का एक कांस्टेंट आया है जिसकी डायमेंशन लेंथ की है। लेकिन इसको भी समराइज़ करके आप सीधे इस पर कंसंट्रेट कीजिए। अगेन ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट बेसिकली यहाँ पे किया क्या गया है, इफ़ यू थिंक ऑफ इट दिस वे, ये जो टर्म था और एल इक्वल टू जीरो वेव के लिए ये टर्म, जिससे रेजोनेंस है या नॉन, जिससे हम कहते हैं रेजोनेंट स्कैटरिंग है कि नॉन रेजोनेंट स्कैटरिंग है, उसका आइडिया इस टर्म से लगना है आपको। तो ये टर्म को हम के स्क्वायर की पावर्स में एक्सपेंड कर रहे हैं। आप फर्स्ट टर्म को देखिए, सम कांस्टेंट इंटू के स्क्वायर की पावर जीरो, अनदर टर्म इंटू के स्क्वायर की पावर वन, के की पावर्स नहीं, के स्क्वायर की पावर। ओके, तो ये एक्सपेंशन किसी भी एल वैल्यू के लिए आप इस टर्म को या इस जैसे टर्म को के स्क्वायर की पावर्स में एक्सपेंड करते हैं, और फिर के स्क्वायर के बिना वाला जो टर्म होता है वो बेसिकली आपका स्कैटरिंग पैरामीटर को डिफाइन करता है, -1/L। ओके, स्कैटरिंग पैरामीटर को समझने का एक तरीका ये भी है कि इस टर्म को हम एक्सपैंड करें के कॉट डेल नॉट को, तो जो फर्स्ट टर्म आता है के स्क्वायर पावर जीरो ऑर्डर का जो टर्म होता है या के पावर जीरो ऑर्डर का टर्म, वो -1/L के करस्पॉन्ड करता है। तो अगर किसी केस में आपको डेल जीरो का एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो गया, एनालिटिक एक्सप्रेशन माना ऑब्टेन हो गया, आप इस चीज़ को के स्क्वायर की पावर में, इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को के स्क्वायर की पावर्स में एक्सपैंड करो। बिना के स्क्वायर वाला जो टर्म है वो -1/L होगा, और के स्क्वायर अपॉन 2 का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम कहते हैं आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव अगर आप इस एक्सप्रेशन के टर्म में देखें, अगेन नॉट नीडेड, बट ये हाफ के स्क्वायर के अलावा आर नॉट और ये बाकी जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना कुछ लिखा हुआ है वो आर इफेक्टिव है। ओके, दिस थिंक ऑफ इट दिस वे, इसको एक्सपैंड करो इन पावर्स ऑफ के स्क्वायर, विदाउट के स्क्वायर वाला टर्म -1/L, उसका कोफिशिएंट के स्क्वायर बाई 2 का कोफिशिएंट आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। एल भी एक पैरामीटर है किसी पोटेंशियल वेल के लिए, वेल टाइप स्कैटरिंग सिनेरियो के लिए, और आर इफेक्टिव भी किसी वेल टाइप स्कैटरिंग सिनेरियो के लिए एक दूसरा पैरामीटर है आर इफेक्टिव। ओके, आर इफेक्टिव इज कॉल्ड द इफेक्टिव रेंज। एक तो हमारी रेंज थी शुरू में ए, एग्जैक्ट भी हो सकती है, क्वालिटेटिवली हमारा पोटेंशियल के लिए एक रेंज हमने बात की, बट
पैरामीटर्स के टर्म में अगर आपने अपनी पोटेंशियल को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो एक तो आप उसके लिए स्कैटरिंग लेंथ बताएंगे कि इस समय स्कैटरिंग लेंथ इतनी है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, एल बराबर इतना है, और इस समय हमारे वेल की जो इफेक्टिव रेंज है वो इतनी है। अगेन इफेक्टिव रेंज भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन लेंथ की होती है, लेकिन इसका जो फीचर है एक, यूजुअली ये जो इफेक्टिव रेंज है ये रेंज के बराबर भी बनेगी। ये ए हमारे पोटेंशियल की रेंज है, थिंक ऑफ इट दिस वे, ये ए इन और आउट के बीच की बाउंड्री, और इफेक्टिव रेंज भी लगभग इसी ऑर्डर की बनती है। ये एग्जैक्टली बराबर नहीं होंगे बट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस नहीं होगा, लगभग सेम ऑर्डर के यूजुअली ये पाए जाते हैं। ओके दिस, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग की बात कर रहा था, ड्यूटेरियम की बाउंड स्टेट का एनर्जी एस्टिमेशन के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसमें अगर हम इफेक्टिव रेंज अगर सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट के लिए एक्सपेरिमेंटली फाइंड करें तो दे कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। ओके 2.4373। पहले तो इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 2 फर्मी के इर्द गिर्द के हैं, और न्यूक्लियर फोर्स की रेंज भी तो कुछ फर्मी के ऑर्डर की होती है। एग्जैक्टली न्यूक्लियर फोर्स के लिए आप ए को अगर एग्जैक्टली डिटरमिन ना भी कर सकें, पर ए आपको वैसे ही पता है न्यूक्लियर फिजिक्स के बेसिक आइडिया से, हाँ ये ए भी न्यूक्लियर फोर्स के लिए कुछ फर्मी के ऑर्डर का ही होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स कुछ फर्मी के बाद खत्म हो जाता है, वी इमीडिएटली जीरो हो जाता है कुछ फर्मी के बाद, तो रेंज भी कितना है, कुछ फर्मी के ऑर्डर की। ये भी टू फर्मी के ऑर्डर की, तो ये ओके बस, तो ये इफेक्टिव रेंज जो है ये ए से यूजुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगी। तो लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एक्सप्रेशन है, ये वाला जो हमने यहाँ पे इस फॉर्म में ऑब्टेन किया था, अब मैं के कॉट डेल ज़ीरो के लिए ये वाला एक्सपेंशन पुट करूँ, मैं इसे श्विंगर एक्सपेंशन कहूँगा। ओके, श्विंगर ने सबसे पहली बार इस तरह की कैलकुलेशन की थी। ये श्विंगर एक्सपेंशन अगर मैं यहाँ पुट करूँ दिस, और इसे श्विंगर एक्सपेंशन के बजाय वैसे जो इसका दूसरा नाम है इसको कहा जाता है दी इफेक्टिव रेंज अप्रॉक्सीमेशन। ओके, इफेक्टिव रेंज अप्रॉक्सीमेशन, आपने इसको इफेक्टिव रेंज के टर्म्स में अप्रॉक्सीमेट कर दिया इस एक्सप्रेशन को। ओके, तो इफेक्टिव रेंज अप्रॉक्सीमेशन में अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये 1/L को मैंने L इनवर्स लिख दिया है। बस बेसिकली यहाँ पे क्या क्या है आप देखें, आपने अपने पोटेंशियल को उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट देने के बजाय कि पोटेंशियल ऐसा है या ऐसा है या ऐसा ऐसा, आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन 2 पैरामीटर्स में कंडेंस करके ले आए हैं। लेकिन ये केवल लो एनर्जी स्कैटरिंग में यूजुअली हम बात कर रहे हैं। लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए आप जो भी टोटल स्कैटरिंग होनी है फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ के, आपको अगर आपने L एक बार डिटरमिन कर दिया है और R इफेक्टिव डिटरमिन कर दिया है तो उसके टर्म में आप इसे वो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं, स्कैटरिंग लेंथ और R इफेक्टिव, हैं तो लेंथ पैरामीटर्स, पर बेसिकली इन पैरामीटर्स का नोशन क्या है, वो इंडिविजुअल पोटेंशियल के फाइनर फीचर्स में गए बिना उसके ग्रॉस फीचर्स से ही स्कैटरिंग का एस्टिमेट करने के लिए यू कैन थिंक ऑफ इट दिस वे। ओके, तो स्कैटरिंग जो है बेसिकली इन पैरामीटर्स पे ही डिपेंड करती है। लो एनर्जी स्कैटरिंग इन 2 पैरामीटर्स पे ही डिपेंड करेगी। कंडेंस्ड फॉर्म में पोटेंशियल की इन्फॉर्मेशन इन 2 पैरामीटर्स में इंक्लूडेड है। ओके, वैसे इसमें और पैरामीटर्स भी हो सकते हैं बट वेरी लो एनर्जी स्कैटरिंग में यही 2 पैरामीटर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, अब 2 अलग अलग सिनेरियो देखते हैं। L इनवर्स अगर स्मॉल नहीं है, ये वाला टर्म L की बात नहीं कर रहा हूँ, L इनवर्स स्मॉल नहीं है मतलब L स्मॉल होगा। ओके, इफ़ L इज़ स्मॉल तो L इनवर्स लार्ज होगा, और L इनवर्स अगर लार्ज है तो वो इस एक्सप्रेशन में सबसे डोमिनेंट टर्म होगा। डोमिनेंट क्यों होगा, R इफेक्टिव तो बहुत लार्ज होता नहीं है, A के ऑर्डर का होता है। कि आप एक्सपेरिमेंट लो एनर्जी पे कर रहे हैं तो K टेंडिंग टू 0 लिमिट में ये टर्म खत्म हो गया, ये टर्म खत्म हो गया, तो L इनवर्स का स्क्वायर बचा, उसको ऊपर ले जाओ L स्क्वायर। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन 4πL²। ये तो हमने जहाँ पे L की स्कैटरिंग लेंथ की डेफिनेशन दी थी वहाँ भी एक्सप्रेशन आया था। बट ये सिनेरियो बेसिकली दिस, L इनवर्स अगर स्मॉल नहीं है या L स्मॉल है तो बेसिकली आप नॉन रेजोनेंट स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं। ये सारे सिनेरियो, ये सिनेरियो हो या ये सिनेरियो, L पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी है लेकिन बहुत लार्ज नहीं, A से कई गुना हो सकता है, 10 गुना 20 गुना, पर स्टिल इन्फिनिटी टाइप का नहीं है, ये सिचुएशन नहीं है। नॉन रेजोनेंट, पर ये सिचुएशन जो है यहाँ पे L है इन्फिनिटी तो L इनवर्स है 0। ओके, ये सिचुएशन डिफरेंट है। अगर L इनवर्स 0 है और स्कैटरिंग आप बहुत लो एनर्जी पे कर रहे हैं तो L इनवर्स की जगह भी 0 और एनर्जी की जगह भी 0, K की जगह 0, K की जगह 0, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। तो ये सिचुएशन में सिग्मा टोटल आपका बहुत राइज करेगा। तो इस सिचुएशन को अलग से एनालाइज करें। रेजोनेंस जिसे हम स्कैटरिंग कहते हैं और हम एस वेव के लिए बात करें, वो सिचुएशन तब आती है जब L इनवर्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 या L इज़ वेरी लार्ज। ओके, या आप पिछले वाले एनालिसिस में से अगर देखें, ये वाला फैक्टर जो है ये 0 होना चाहिए। लॉगरिथमिक स्लोप ऑफ इनसाइड सॉल्यूशन फॉर S इक्वल टू 0,
वो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करे, जिस भी तरह से आप समझें, ये सब मैथमेटिकली है। पर तब सिग्मा टोटल का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, उसी एक्सप्रेशन को मैंने अभी कॉपी किया है यहाँ पे। आप इस एक्सप्रेशन को एज अ फंक्शन ऑफ के इसका मैक्सिमम निकालिए। मैथमेटिकली सिग्मा टोटल इज अ फंक्शन ऑफ के, तो आप फाइंड कीजिए ये किस लोकेशन पे मैक्सिमम हो रहा है, के की किस वैल्यू के लिए, तो आपको के की ये वैल्यू मिलती है। और क्योंकि एल इनवर्स ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है इस समय, हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो एल इनवर्स की जगह अगर आप जीरो रख दें तो सिंपली -2/r इफेक्टिव स्क्वायर। ओके, आर इफेक्टिव ए के ऑर्डर का ही होता है, तो माना -2/a² टाइप का एक टर्म मिला। लेकिन के स्क्वायर आपको नेगेटिव मिल रहा है, के स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, के स्क्वायर 2me/h² है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव वैल्यू ऑफ के इज़ नॉट फिजिकल। तो फिर आप इसे इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इंटरप्रेट ऑफ इट दिस वे कि मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन तब मिलेगा जब के एटलीस्ट जीरो तो हो, पॉजिटिव तो नहीं होना चाहिए, मिलना तो नेगेटिव पे है मैक्सिमम, पर वो मैथमेटिकल मैक्सिमम है, वो फिजिकल स्टेट के करस्पॉन्डिंग नहीं हो सकता है। फिजिकल स्टेट के करस्पॉन्डिंग ये वाला मैक्सिमम वैसे भी क्यों नहीं हो सकता है, ये वाला मैक्सिमम तो सिग्मा टोटल की वैल्यू को इन्फिनिटी बना देगा, डिनोमिनेटर को पूरी तरह जीरो और सिग्मा टोटल इन्फिनिटी। बट स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एक फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है, इन्फिनिटी नहीं हो सकती है, वेरी लार्ज हो सकती है, और लार्ज भी हो यूनिटरी बाउंड से बाउंड होती है, तो ये टर्म ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज हो सकता है। तो ये फिजिकली ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को तब अटेन करेगा जब के कितना है, जीरो। तो दिस के इक्वल टू जीरो मतलब जीरो एनर्जी पे स्कैटरिंग, जीरो एनर्जी स्कैटरिंग पे ये टर्म अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, और वो फिर से कितनी है, 4π L इनवर्स। देखो दोनों जगह एक्सप्रेशन आप यही लिख रहे हैं, 4π L², 4π L², पर यहाँ के इंटरप्रिटेशन को आप प्रॉपर्ली समझिए। अगर L लार्ज है तो ये जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है दिस वुड बिकम वेरी वेरी लार्ज, लेकिन वेरी लार्ज होने के बावजूद ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। ओके, L इनवर्स आपका एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। ओके, या L इनवर्स अगर जीरो भी होगा तो K के फैक्टर्स जो हैं वो इस तरह से वैल्यू को डिटरमिन करेंगे कि ये फैक्टर यूनिटरी बाउंड से बाउंड रहेगा। ओके, तो लेकिन ओवरऑल द आइडिया इज़ अगर ये कंडीशन अचीव होती है तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ग्रोज वेरी वेरी रैपिडली। ओके, और सिमिलर आइडिया अगर आप पी वेव के साथ अप्लाई करें, पी वेव के लिए हमने इस तरह का एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था, वो tan के टर्म में रहा होगा शायद। ओके, तो उसको आप अप्रोप्रिएटली कन्वर्ट करें, tan Δ1 को इन्वर्ट कर दें और एक k से मल्टीप्लाई कर दें। पिछले लेक्चर में हमने tan Δ1 लो एनर्जी लिमिट में कंप्यूट कर रखा है, तो उसको इन्वर्ट करके और k से मल्टीप्लाई करके आपको ये मिल सकता है। अगेन आप देख सकते हैं अब की बार एक्सप्रेशन cot Δ1 के टर्म में है। ओके, cot Δ1 ये वाला टर्म होता है, यहाँ पे डेल्टा जीरो है, जनरल केस में दूसरे केस में cot Δ1 हो जाएगा। अगर ये टर्म जीरो हो रहा है लो एनर्जी लिमिट में, ये तो ख़त्म होता ही है, अगर ये भी जीरो हो गया तो इस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में आपको राइज दिखेगा, रैपिड राइज, रेजोनेंस का फिनोमेना। तो रेजोनेंस का फिनोमेना इसकी जीरो वैल्यू पे डिपेंड करता है, इन्फिनिटी नहीं, जीरो वैल्यू पे। तो ये जीरो कब होगा, जब ये न्यूमरेटर का फैक्टर जीरो हो। ओके, यस, तो रेजोनेंस के लिए इस समय कंडीशन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये पी वेव रेजोनेंस जिसे आप कहेंगे। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में नॉर्मली तो पी वेव लो एनर्जी पे कंट्रीब्यूट नहीं करती है, पर अगर इस तरह की कंडीशंस होल्ड कर रही हैं तो पी वेव का स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अगेन बहुत ज़्यादा राइज आपको दिखा सकता है। ओके, और इसका रीज़न के लिए मैंने अगेन ये जो मैंने फिगर पहले प्लॉट किया था कि रेजोनेंस का बाउंड स्टेट से क्या रिलेशन है। एक्चुअली रिलेशन जो है वो आप रेजोनेंस वाली जो स्टेट होती है जिसे हम क्वासी बाउंड स्टेट कहते हैं, उसका बाउंड स्टेट की एनर्जी से रिलेशन होता है। ओके, दोनों सिनेरियो तब अप्लाई होते हैं, स्कैटरिंग भी आप लो एनर्जी पे कर रहे हैं और बाउंड स्टेट की एनर्जी भी ई से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ओके, थिंक ऑफ इट दिस वे अगेन क्वालिटेटिवली। माना मेरा स्क्वायर वाला पोटेंशियल है दिस ब्लैक लाइन, और ये टर्म, ये रेड वाला जो कर्व है, दिस करस्पॉन्ड्स टू द सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म L+1/r², 1/r² कर्व बेसिकली, अपार्ट फ्रॉम L इक्वल टू जीरो को छोड़ के बाकी जगह ये कर्व इस तरह का है। तो अगर पोटेंशियल जो है हमारा इफेक्टिव पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं रियल इक्वेशन में, उसमें ओरिजिनल पोटेंशियल V टर्म भी आता है और उसके साथ LL+1 टर्म भी आता है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें, इस रीजन में तो रेड कर्व भी जीरो है, ब्लैक कर्व भी जीरो, तो इनका सम कितना होगा, जीरो। यहाँ से यहाँ तक ब्लैक कर्व अभी भी जीरो है, रेड कर्व इतना हो गया, तो इनका जो सम जिसे मैंने ब्लू कर्व से दिखाया है वो रेड कर्व के ही बराबर है। मैंने जानबूझ को थोड़ा दूर प्लॉट किया है, बट दिस इज़ द रिजल्टेंट पोटेंशियल, एक्चुअल पोटेंशियल प्लस सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म, तो रिजल्टेंट ये। और इस पॉइंट के बाद अचानक क्या हो रहा है, रेड कर्व में अब आपको ये ऐड करना है, ऐड मतलब इतना नीचे और ऐड करना है, इतनी नेगेटिव वैल्यू, तो इसको मैंने इतना अगर शिफ्ट कर दिया तो बेसिकली इस पॉइंट के बाद ये ब्लू कर्व कैसे बना है, इस रेड कर्व के पैरेलल बना है। ये पैरेलल का मतलब आप समझ रहे होंगे दिस। तो अब आप केवल इस ब्लू कर्व पे कंसंट्रेट कीजिए।
जो बाहर से स्कैटर्ड पार्टिकल आ रहा है उसको ओवरऑल जो इफेक्टिव पोटेंशियल दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है। उसको इससे मतलब नहीं है कि इसमें कंट्रीब्यूशन ओरिजिनल पोटेंशियल का है, वेल का है, या सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म का है। उसके लिए तो मिला के वो इस पोटेंशियल को एक्सपीरियंस कर रहा है, दिस ये पोटेंशियल वेल जैसा भी है, लेकिन ओरिजिनल वेल के मुकाबले इसमें जो डिफरेंस है, इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी 0 से थोड़ा ज़्यादा, इसका जो टॉप है 0 से ज़्यादा, और उसके बाद धीरे धीरे फिर ख़त्म हो जा रहा है। इसमें एक जिसे हम बैरियर कहते हैं, पोटेंशियल का एक बैरियर भी अपेयर हो रहा है। वेल तो है ही, बैरियर हर एनर्जी के लिए नहीं हो रहा है। अगर आप अब इस रेड कर्व वगैरह को भूल जाइए, केवल इस ब्लू कर्व को सोचिए। अगर आप स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लार्ज एनर्जी पे कर रहे हैं, लार्ज मतलब ई से काफ़ी ऊपर, तो इसको तो केवल ये ब्लू कर्व का ये वाला पार्ट नज़र आया, ये वाला मतलब R=0 पे, हाँ, और वेरी हाई पोटेंशियल, इन्फिनिटी टाइप का पोटेंशियल, तो उस पॉइंट से वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। अब इस रिफ्लेक्शन को आप 3 डायमेंशन में एक्चुअल रिफ्लेक्शन ना समझें, ये केवल हम R कोऑर्डिनेट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। R कोऑर्डिनेट घटा 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 और उसके बाद फिर बढ़ने लगेगा। पार्टिकल R=0 तक अप्रोच कर सकता है और फिर पड़ गया, जिसे आप स्कैटरिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप यही स्कैटरिंग आप लो एनर्जी पे कर रहे हैं, पॉजिटिव है लेकिन लो एनर्जी पे, लो एनर्जी मतलब जो इस बैरियर के रीजन के थ्रू जो एनर्जी पास हो रही है, तब ये पार्टिकल आया, हो सकता है ये बैरियर से यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाए, पर टनलिंग फिनोमेना के कारण हो सकता है ये टनल करके यहाँ चले जाए, और ये टनल करके अगर यहाँ जाता है तो अब अगर आप देखें इस बैरियर को थोड़ी देर के लिए फिर से भूल जाएं, अरे ये तो वेल के अंदर लाई कर रहा है, ये तो एक बाउंड स्टेट है, पर ये बाउंड स्टेट अगेन क्वासी बाउंड स्टेट है। क्यों? इस बैरियर से फिर से पार्टिकल एस्केप कर सकता है। तो होगा क्या, से अ लार्ज फ्लक्स ऑफ पार्टिकल्स इज कमिंग, तो उनमें से कुछ पेनिट्रेट होके यहाँ जाएंगे, सारे नहीं, पर जो पेनिट्रेट होके यहाँ जाएंगे वो काफ़ी देर तक यहाँ ट्रैप्ड रहेंगे। ट्रैप्ड मतलब क्वासी बाउंड स्टेट। प्योर बाउंड स्टेट क्या होती है, जिसका लाइफ टाइम इन्फिनिटी होता है। अगर कोई पार्टिकल इस स्टेट में है और बाहर से कोई पर्टर्बेशन वगैरह नहीं है, तो वो इनफाइनाइट टाइम तक इस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये टनल करके कहीं नहीं जा सकता है। ठीक है, बैरियर जो है, बैरियर से टनल होने की सिचुएशन नहीं है। अगर ये पोटेंशियल ऐसा होता, इस पॉइंट के बाद और नीचे डिक्रीज़ करता, तो ये भी टनल कर सकता था, पर ये टनल नहीं कर सकता है। ये स्टेबल स्टेट जिसे आप कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट, स्टेबल स्टेट, लाइफ टाइम के टर्म में इसका लाइफ टाइम इन्फिनिटी है। लेकिन ये वाली जो स्टेट है, ये वेल के अंदर एक बाउंड स्टेट की तरह नज़र आ रही है, पर ये बाउंड स्टेट से वेव फंक्शन लीकेज से ये स्टेट फिर स्केप भी कर सकती है। और इनफैक्ट ऐसा होगा। एक्सपेरिमेंटलिस्ट के लिए पार्टिकल आया, काफ़ी देर तक उसने पोटेंशियल के साथ इंटरेक्शन किया। मैं क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब कर रहा हूँ, काफ़ी देर तक, मतलब वो ट्रैप हो गया, उसने यहाँ बाउंड स्टेट बनाई है और काफ़ी देर तक इंटरेक्ट करके फिर बाद में वो यहाँ से एस्केप किया। स्कैटरिंग तो नज़र आई, पर उसने एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन किया है स्कैटरिंग पोटेंशियल के साथ। और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन में बढ़त। ओके, अगेन मैं बहुत क्वालिटेटिवली सारे आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहा हूँ, बट दिस इज़ एक्चुअली व्हाट हैपेंस। ये वाली स्कैटरिंग जो है, ये ऑलमोस्ट एक बाउंड स्टेट बना रही है, और यही दिस करस्पॉन्ड्स टू रेजोनेंस। कुछ और कंडीशंस भी वहाँ पे आएंगी कि इस एनर्जी पे होगा रेजोनेंस, की इससे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, क्योंकि क्वासी बाउंड स्टेट तो लगभग सभी के लिए बन रही है। ओके, लेकिन बाउंड स्टेट बनने के लिए भी आपको पता है कुछ कंडीशन जरूरी होती हैं। इस पॉइंट पे जाके वेव फंक्शन को वैनिश होता है वगैरह वगैरह। तो जिस एनर्जी पे वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही होगी, उस स्टेट पे को आप कहेंगे दिस करस्पॉन्ड्स टू अ रेजोनेंट स्टेट। ओके, सो दिस इज ऑलमोस्ट वेयर आई एंड माई डिस्कशन। लेकिन जस्ट एक छोटे पॉइंट्स और सीधे रिजल्ट्स कोट कर रहा हूँ। स्विंगर का जो मैंने आइडिया कहा था, जिसको हम इफेक्टिव रेंज एक्सपेंशन कहते हैं, बेसिकली वो आइडिया ये था, बेसिकली कॉस डेल एन इंटू के पावर 2l+1। के नहीं, इन दो एक्सप्रेशंस में तो केवल ये एक्सप्रेशन के टर्म में आया है। के यहाँ वेयर इज दैट फॉर एस वेव दिस। ओके, के कॉट डेल 0 को हमने एक्सपेंड किया। यहाँ भी मैंने इसी का एक्सप्रेशन दिखाया, पर एक्चुअली ये के पावर 2l+1 के लिए जनरल एक्सपेंशन ऑब्टेन किया था सबसे पहले स्विंगर ने, और बाद में बेथे ने उस पर काम किया था, पावर सीरीज इन के स्क्वायर। उसी को आप इफेक्टिव रेंज एक्सप्रेशन कहते हैं। इनफैक्ट के कॉट डेल 0 का एक्सप्रेशन मैंने आपको शुरू के केवल 2 टर्म दिखाए, आप उसे हायर टर्म्स तक भी एक्सपेंड करें, के स्क्वायर की पावर 0, के स्क्वायर की पावर 1, के स्क्वायर की पावर 2, मतलब के पावर 4। तो ये टर्म है, ये तो हम स्कैटरिंग लेंथ कह रहे हैं। के स्क्वायर बाई 2 के कोफिशिएंट को हमने कहा, इसे हम इफेक्टिव रेंज कहेंगे। ओके,
ऐसे ही k पावर 4 का जो कोफिशिएंट होता है उसमें r इफेक्टिव क्यूब के अलावा जो बाकी टर्म होता है उसे हम कहते हैं शेप पैरामीटर। आप हायर ऑर्डर पैरामीटर्स भी डिफाइन कर सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए कि पोटेंशियल से जो स्कैटरिंग है उसको और अच्छे से करेक्टराइज करने के लिए आप 2 के बजाय फिर एक तीसरा पैरामीटर भी इंट्रोड्यूस करते हैं, समथिंग ऑल दी शेप पैरामीटर। और फिर ऐसा ही एक्सपेंशन आप बाकी वेव्स के लिए भी कर सकते हैं, p वेव एंड d वेव के लिए, इस तरह के टर्म का। सो सच एक्सपेंशंस आर कॉल्ड दी इफेक्टिव रेंज एक्सपेंशन। ओके, इफेक्टिव रेंज और स्कैटरिंग लेंथ के टर्म्स में जो एक्सपेंशन आते हैं दिस। हार्ड स्फीयर के लिए आप एक्सप्लिसिटली मैं चाहूँगा आप कंप्यूट करें, क्योंकि हार्ड स्फीयर के लिए हमने डेल्टा ज़ीरो एक्सप्लिसिटली वैल्यू हमारे पास है -k। कॉट की आपको सीरीज़ पता होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़, उस सीरीज़ को शुरू के कुछ टर्म्स तक लिखिए, k स्क्वायर की पावर्स को कलेक्ट कीजिए, आप देखेंगे फर्स्ट टर्म ये होता है 1/L -1/a के बराबर और दूसरा टर्म ये। तो यू कैन सी इस हार्ड स्फीयर के लिए दिस इज़ व्हाट यू गेट। ओके, अच्छा एक लास्ट पे एक आइडिया और, रेजोनेंस डिपेंड करता है इसकी वैल्यू पे, के कॉट डेल एल है, पर मैं केवल कॉट डेल एल की बात कर रहा हूँ। अगर कॉट डेल एल लो एनर्जी पे 0 हो गया, के तो 0 हो ही रहा है, और कॉट डेल एल भी अगर लो एनर्जी पे 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0 और के 0, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन राइज होगा। जो रेजोनेंस की सिचुएशन है, अगर आप केवल कॉट डेल एल के टर्म्स में इंटरप्रेट करें तो रेजोनेंस पे कॉट डेल एल ऑलमोस्ट गोज टू 0। ओके, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एनर्जी है ई आर, आर करस्पॉन्ड्स टू रेजोनेंस, ई आर कोई एनर्जी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, उस वैल्यू पे क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा और उसके इर्द गिर्द क्रॉस सेक्शन रैपिडली डिक्रीज कर रहा है। थिंक ऑफ अ बेल शेप्ड कर्व लाइक दिस। ये गॉसियन नहीं है, जस्ट ये कोई एनर्जी है ई आर, इस पे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है एक्सपेरिमेंटली, लेकिन उस एनर्जी से जैसे ही आप थोड़ा दूर जा रहे हैं एकदम से स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बहुत रैपिडली डिक्रीज कर रहा है, चाहे एनर्जी बढ़ाओ चाहे घटाओ। तो ये कॉट डेल एल का जो बिहेवियर है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, रेजोनेंट एनर्जी माइनस एक्चुअल एनर्जी जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ओवर सम कांस्टेंट गामा ओवर 2। गामा को हम कहते हैं विड्थ या हाफ विड्थ, वट एवर यू कॉल इट। ओके, विड्थ ऑफ दिस रेजोनेंट पीक। ओके, इस तरह का एक्सपेंशन एक इसको दिया जा सकता है कॉट डेल एल को। ओके, मैं इसमें जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ डेल, और ये डेल भी जो है ये एनर्जी के साथ वेरी करता है। थिंक ऑफ इट दिस वे, माना आप स्कैटरिंग की में पार्टिकल की एनर्जी आपने ई आर के बराबर ही रखी, तो ई आर माइनस ई आर कितना हो गया 0, कॉट डेल एल 0 मैक्सिमम। लेकिन ई की वैल्यू कुछ है ई आर से थोड़ा डिफरेंट, प्लस या माइनस में थोड़ा भी डिफरेंट है, तो फिर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और ये जो फैक्टर है गामा ई, ये अगेन रिलेटेड होता है विड्थ से, जिसे हम विड्थ कह रहे हैं। विड्थ रिलेटेड होती है लाइफ टाइम से। लाइफ टाइम का मतलब आप अगेन क्वालिटेटिवली यहाँ समझने की कोशिश करें, वो क्वासी बाउंड स्टेट जो है उसका लगभग लाइफ टाइम का कितने समय तक वो पार्टिकल लगभग बाउंड रहता है, उस टाइम बाद वो एस्केप कर जाएगा। तो ये विड्थ इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू दी लाइफ टाइम ऑफ दिस स्टेट। ओके, तो फिर आप इस एक्सप्रेशन को, इसको एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मानते हुए अगर आप इस एक्सप्रेशन में रख दें इसमें, तो आपको ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन होता है। मतलब रेजोनेंस के नियर जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है पार्शियल वाला ही हम कहें एलएथ वेव का, वो इस तरह के फॉर्म को एग्जिबिट करता है। यहाँ पे हमने क्या किया, लेकिन एक चीज़, गामा वैसे ई के साथ वेरी करता है, तो लेकिन अगर वो वेरिएशन स्लो है, गामा का वेरिएशन अगर स्लो है, इस एनर्जी पे भी उतना ही है, लगभग इस एनर्जी पे भी उतना ही है। गामा, सिग्मा नहीं, सिग्मा तो बहुत रैपिडली डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये गामा फैक्टर जो है अगर ये एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है, तो पूरे रीजन में इसकी वैल्यू लगभग ई आर के बराबर ही ले लें, तो ई आर, तो ये एक्सप्रेशन, ये इस तरह का एक्सप्रेशन जो है इनको कहा जाता है ब्राइट विग्नर फॉर्म। ओके, ब्राइट विग्नर फार्मूला या ब्राइट विग्नर फॉर्म फॉर द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। और ये एक बहुत न्यूक्लियर फिजिक्स में आप जब स्टडी करेंगे इस तरह के एक्सप्रेशंस आपको वहाँ पे कई जगह पे मिलेंगे। ओके, न्यूक्लियर डीके, न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप देखेंगे कंपाउंड न्यूक्लियस का डीके या वटेवर, न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी आपको इस तरह के एक्सप्रेशंस दिखेंगे। और स्कैटरिंग में तो आप देख ही रहे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के उसमें भी आपको, या किसी और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इस तरह के आपको एक्सप्रेशन देखने को मिल सकते हैं। सो सच एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड दी ब्राइट विग्नर फार्मूला। अगेन दीज आर रिलेटेड टू रेजोनेंस। जो रेजोनेंस जिसको हम बहुत क्वालिटेटिवली मैंने डिस्क्राइब किया है, रेजोनेंस के नियर जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है इट बिहेव्स समथिंग लाइक दिस। ओके, और इस तरह के कर्व्स को आप प्लॉट करें तो मैथमेटिकली आपको एक बेल शेप्ड कर्व मिलता है। बेल भी है, लेट मी से वेरी हाईली पीक्ड फंक्शन, किसी पर्टिकुलर वैल्यू m के लिए टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू बहुत लार्ज, सिग्मा m, टोटल या पार्शियल जो वाला भी है वेरी लार्ज, और उससे आप थोड़ा नीचे आए, m की जगह m माइनस सिग्मा बाई 2 तक आए, तो वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू का हाफ हो गई। ओके, समथिंग लाइक दैट। सो दिस हैपेंस। ठीक है, और अगेन स्कैटरिंग में वैसे अगर आप डीप एनालिसिस में जाना चाहते हैं फॉर योर फ्यूचर स्टडीज़, तो स्कैटरिंग बेसिकली जो है
इट इज़ बेसिकली स्टडी इन टर्म्स ऑफ द समथिंग कॉल्ड द एस मैट्रिक्स. एस स्टैंड्स फॉर स्कैटरिंग. ये जो अगर नॉन रिलेटिविस्टिक जो हमने स्कैटरिंग स्टडी की इलास्टिक, उसमें ये जो फैक्टर था टू आइटा डेल्टा एल, इस फैक्टर को ही हम स्कैटरिंग मैट्रिक्स कहते हैं. लेकिन इन जनरल जब हम क्वांटम फील्ड थ्योरी में जाते हैं, स्कैटरिंग मैट्रिक्स ही वो चीज़ है रफली जो इन और आउट स्टेट्स को कनेक्ट करती है. सो बेसिकली स्कैटरिंग को या न्यूक्लियर रिएक्शंस को या पार्टिकल रिएक्शंस को आपने ढंग से अगर स्टडी करना है तो प्रॉपर वे टू स्टडी या डीप स्टडी करने के लिए यू मस्ट स्टडी इट वाया द एस मैट्रिक्स अप्रोच. ओके. और स्कैटरिंग मैट्रिक्स को जब आप एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे ये स्कैटरिंग मैट्रिक्स के आपको पोल्स भी वो करने पड़ते हैं. इनफैक्ट जो हमारा फेज शिफ्ट है, हमारे लिए फेज शिफ्ट रियल बन रहा है, पर जिसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स में एनालिटिक कंटिन्यूशन. एनालिटिक कंटिन्यूशन करके यू मस्ट एक्सटेंड डेल्टा एल टू बी कॉम्प्लेक्स. और फिर जो इसके पोल्स हैं, इसके पोल्स और जो बाउंड स्टेट की जो हम एनर्जी को रिलेट कर रहे हैं रेजोनेंस से, वो रिलेशंस क्यों अपेयर होते हैं, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं. ओके. और कई आपको एडिशनल फीचर्स भी पता लगते हैं. तो प्रॉपर स्टडी अगर स्कैटरिंग की करनी है जनरल एज अ फिनोमिना, केवल आप इलास्टिक स्टडी और केवल नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स तक अपने को कंसंट्रेट नहीं रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो स्टडी करने का प्रॉपर तरीका होता है, आप एस मैट्रिक्स और उसके पोल्स और कॉम्प्लेक्स प्लेन में उसका बिहेवियर कैसा है वगैरह वगैरह उसके माध्यम से स्टडी करते हैं. ओके. सो विद दैट आई वुड लाइक टू end this very qualitative lecture. Okay, no rigorous results were presented. The results were presented, ठीक है, बट कहीं से हम उन रिजल्ट्स को डिराइव करके नहीं लाए. मैंने सीधे कहीं से एक्सप्रेशंस आपके सामने पेस्ट करके रख दिए हैं. बट आई हैव ट्राइड टू गिव यू अ पिक्चर कि ये आइडिया किस तरह से आता है. और न्यूक्लियर, मैं अगेन रिपीट करूँगा, न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स में आप इन आइडियाज़ को जब पढ़ें तो वहाँ पे फिर इसको कनेक्ट बैक करने की कोशिश करें, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिक आइडिया है फॉर्मुलिज्म देना. तो फॉर्मुलिज्म हम इससे पिछले के लेक्चर्स में कंप्लीट दे चुके हैं. अब कनेक्ट करना, किसी सब्जेक्ट में अप्लाई करना, एक्सपेरिमेंटली या न्यूक्लियर फिजिक्स में आप कहीं अप्लाई करना, तो वो जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ें तो वहाँ से उस एंड से आते हुए आप यहाँ देखिए, हाँ जो हमने क्वांटम मैकेनिकल जो आइडियाज़ पढ़े वो किस तरह से वहाँ उनसे मैच होते हैं. ओके. सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर. थैंक यू एवरीबॉडी.